संदीप पाजी, आपकी जो स्टोरी है वो तो इंस्पायरिंग है ही, लेकिन मेरे जो स्पोर्ट्स में करियर रहा है 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, आप लोगों ने पाकिस्तान को ठोका, वो दिल्ली में। वो जो फीलिंग है आज तक मुझे कभी अभी नहीं भी आई। याद है 28 फरवरी 2010 की बात है। 28 फरवरी 2010, बिल्कुल। फिजिकली तो आप बहुत अच्छे बिल्ट हो, लेकिन और प्लेयर्स भी अच्छे बिल्ट होंगे, तो आप ऐसे क्या कर लेते थे कि बाकी उतना पेस नहीं जनरेट कर पा रहे? देखो, मैं पहले जेवलिन थ्रोअर था। अच्छा। मुझे लगता है कि ये डेट जिन लोगों को मेरे बारे में पता, उन लोगों को तो पता है कि 22 अगस्त 2006 को गोली लगी। जिस दिन गोली लगी उससे एक दिन पहले की कहानी बताऊंगा। शायद ये मुझे लगता है पहला पॉडकास्ट होगा जिसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ। उस दौरान डॉक्टर्स का आके बैठना, बात करना और बोलना कि आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, कभी खेल नहीं पाओगे, हम ये सोच रहे हैं कि आपको व्हील चेयर तक भी कैसे बिठाएं। मेरे को लगा कि नहीं, कम बैक करना है। फिर मैंने भैया को बोला कि हॉकी लेके आओ। फिर मैं अपनी हॉकी के साथ सोता था। एक फीलिंग आती थी इसको दोबारा पकड़ना है, इसको दोबारा खेलना है। ठीक हुआ, थोड़ा हेल्दी सा हुआ। हेल्दी मतलब बातचीत करना शुरू किया। तो मैंने मदर से एक बात कही, मम्मी मुझे ये बताओ कि मैं ही क्यों? तो मदर कहते इसका जवाब तुझे मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। 2006 गया, 7 गया, 8 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जाके मुझे जवाब मिला। हमेशा लाइफ में एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। बहुत से बुरे से बुरा दिन भी देखे हैं, अच्छे से अच्छे दिन भी देखे हैं, जब पूरा स्टेडियम आपका नाम से चिल्ला रहा है, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। वो भी दिन देखें कि आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है आप गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। हॉकी इंडिया बने को कब बना है? 2008 में। पहला कैप्टन था। आज क्या साल है? 26। एक भी हॉकी इंडिया के फंक्शन में मुझे नहीं बुलाया गया। संदीप पाजी, मैं आपको एक तो देखो, आपकी जो स्टोरी है वो तो इंस्पायरिंग है ही और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे जो स्पोर्ट्स में करियर रहा है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, वो 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। फिर 2010 में फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा। फिर 2011 में ओलंपिक क्वालिफायर। ये 3 पहले मेरी लाइफ के इवेंट्स थे, और आप तीनों में मतलब सुपरस्टार थे आप। ठीक है, ये आप तो कह सकते हो सुपरस्टार था। बिल्कुल मैं थे। तो अपनी तरफ से तो नॉर्मल नहीं नहीं, सुपरस्टार थे आप हमारे। वो थे वर्ल्ड कप के टाइम। हमारा ऐसा था कि इंडिया पाकिस्तान जो मैच था वो मेरे लाइफ का पहला स्पोर्ट्स का इवेंट था, कि जिसमें हमने काम किया। 1 महीना हमने उस स्टेडियम में काम किया था। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, आप लोगों ने पाकिस्तान को ठोका, वो दिल्ली में। वो जो फीलिंग है आज तक कभी नहीं आई। भी याद है 28 फरवरी 2010 की बात है। 28 फरवरी 2010, बिल्कुल। ओपनिंग डे था। 4-1 था कि 4-0, ऐसे कुछ 4 गोल मारे थे हमने, ये मुझे याद आ रहा है। 4-1 था। हाँ। इधर से एक गोल था शिवेंद्र का, एक गोल था प्रभजोत का, 2 गोल मेरे थे, और उधर से सोहेल अब्बास ने गोल किया। तो मेरे, आप समझो कि जहां तक हाँ, मेरा तो आप वो है, मेरे लाइफ में पहला, मैं जहाँ से भी पढ़ा, जो भी किया, स्पोर्ट्स में काम करना था, और पहला स्पोर्ट्स का इवेंट जिसके लिए इतने टाइम मेहनत करी, और वहाँ आप हीरो बने। तब से आपके साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ है। और वो यादें जो है ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो 2010 में ना हमारे लिए बहुत क्रूशियल ईयर था। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप था पहले दिल्ली में, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स भी दिल्ली में थी, फिर एशियन गेम्स थी, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड का लिए। बिल्कुल। तो तीनों इवेंट बैक टू बैक 2010 में होना। और उस दौरान क्या था कि जो 2006 में और 2008 में ओलंपिक ना खेल पाना, 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत कम स्कोर कर पाना, और इवन की सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाना, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर था। बहुत प्रेशर था कि मेडल भी लाना है। ओलंपिक में क्वालिफाई ना करना बहुत ही हमारी हॉकी एक लेवल पे इतनी नीचे चली गई थी। मुझे याद है 2009 में 8 में जब मैं कैप्टन बना हूं, तो उस समय हम 16वें 17वें रैंक पे थे। क्योंकि जैसे ही ओलंपिक क्वालिफाई से बाहर हुए, उसके बाद मुझे कप्तानी दी गई, तो उस दौरान 16वें 17वें रैंक पर से उठाकर 6ठे 7वें रैंक तक लेके आना, तो वो 1 साल के अंदर इजी नहीं था। लेकिन ये था कि टीम ने बहुत मेहनत की,
हमारे दिन में 3-3 सेशन लगते रहे, मतलब सुबह, दोपहर को, शाम को, और तीनों सेशनों में ऐसा नहीं है कि कोई आधे घंटे का सेशन हो या 1 घंटे का, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के सेशन, फिटनेस को लेकर, स्किल्स को लेकर, अपने टीम वर्क को लेके, अपनी अंडरस्टैंडिंग करके, अपनी प्लानिंग को, हर टीम सामने कौन सी टीम है, अगर हम एशियन गेम्स में मैच खेले तो ये टीम है तो उसके साथ कैसे खेलना है, कॉमनवेल्थ गेम्स है तो उसके साथ कैसे खेलना है, वर्ल्ड कप है तो उसमें कैसे खेलना है। पर बाजी एक बात बताओ कि उससे पहले थोड़ा चलते हैं कि इतना डाउनफॉल आया कैसे। ऑफ कोर्स जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर, वो ब्लेम करते हैं कि भाई हॉकी बहुत फास्ट हो गई एस्ट्रोटर्फ से और ये सब, लेकिन 1980 में हम आखिरी गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में, उसके बाद 85-86 के बाद डाउन। मैं इसमें ना तो मैं फेडरेशन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, ना मैं खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, ना मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ नीचे जाती है तो उसको रोकने का एक समय आता है। वो रोकने का तब तक समय नहीं आया जब तक हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हॉकी को एक किकबैक मिलना है, एक ऊपर लेके आने के लिए ना, सिर्फ एक खिलाड़ी, एक फेडरेशन या एक गवर्नमेंट नहीं लेके आ नहीं आ सकती, सकती। पूरे सिस्टम सिस्टम को को लेके चलना पड़ता है। और आप ये देखिए कि नो डाउट यूरोप में FIH रन हो रहा था, वो जैसे ही आप देखो, सोहेल अब्बास से मैं एक बात बताऊंगा, सोहेल अब्बास बहुत गोल कर रहे थे, वो बैंड का एक ले आए, आपको याद होगा 2008-9 के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने किया था कि 2.5 mm का ही बैंड अलाउड है। करेक्ट, हाँ सोहेल अब्बास पहले, आपको याद होगा 2006 में 5.0 लेकर आए, बिल्कुल। सोहेल अब्बास ने उसको भी कवर किया, फिर उन्होंने लेके आए 2.5 का 2008-9 के आसपास। तो उस दौरान भी उनको ये था कि ये करेंगे तो जो एशियंस हैं, स्पेशली पाकिस्तान है, वो गोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेल्फ स्टार्ट, ऐसे ऐसी चीज़ें जैसे ही इंडिया अडॉप्ट करने लगता था, उनको पहले पता होते थे, रूल्स उनको पता होते थे, वो एक साल पहले उसकी तैयारी करना शुरू कर देते थे। हमें पता चलते थे जब इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते थे, एग्जीक्यूट होने के टाइम पे, इवन उसमें आप कैसे करो, होने के बाद। हाँ, उसके बाद कैसे उसको एडजस्ट करो एकदम से। आप ये देखो कि 2010 में वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं वाइट पटका बांध के खेलता था, मेरे को जस्ट एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले बोल दिया जाता कि आप वाइट पटका नहीं पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि सफेद बॉल है, आप पटका सफेद है, अंपायरों को बॉल का उसका मिस हो जाएगी, नहीं बॉल और पटके में मिक्स हो सकता है। तो ऐसे मैं तो वाइट पटका ही पहनूंगा। FIH के साथ मैंने बहुत मेल्स, बहुत चीज़ें की, फाइनली जाकर फिर ये हुआ कि वाइट पटका मुझे अलाउ किया। आपको याद होगा 2010 के बाद 11 में इन्होंने ग्रीन बॉल शुरू कर दी थी, क्योंकि 12 में फिर ये ब्लू टर्फ लेकर आ गए। बिल्कुल। अब आप देखो कि में तो अब आप देखो कि एक्चुअल में ब्लू टर्फ कहाँ से शुरू हुआ। ब्लू टर्फ शुरू हुआ 2012 में, सिंबल था लंदन ओलंपिक्स का, पिंक और ब्लू, वहां उन्होंने ग्रीन की जगह ब्लू टर्फ कर दिया। फिर FIH को लगा कि ये तो रात को यार बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका, और टीवी पे बहुत बढ़िया दिखता है, उन्होंने ब्लू टर्फ से ही शुरू कर दिया, जबकि ये सिर्फ लंदन ओलंपिक का एक सिंबल की वजह से शुरू हुआ था। और उससे ये एक फ़ायदा हो गया कि हमारे इंडियंस जो सिख बच्चे हैं, सिख लड़के हैं, वो चाहे रुमाल बांधे या पटका बांधे, जो वाइट बांधते थे, उनके लिए कि ग्रीन बॉल आ गई, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं तो 2010 में मैंने बहुत फेस किया ये। पर एक बात मुझे याद है, 2010 के वर्ल्ड कप में हमारे पास 2 बड़े स्पॉन्सर थे, हीरो मोटोकॉर्प और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सहारा भी था, सहारा था, टीम स्पॉन्सर था वो, और टीम स्पॉन्सर था सहारा। वर्ल्ड कप के 2 ये स्पॉन्सर थे, कार्बन मोबाइल था या एक ऐसा कोई छोटे मोटे 4-5 थे, बट ये 2 मेन केन करके भी था कुछ ऐसे था, मुझे अभी भी याद है, मेरे पास अभी भी जर्सीज पड़ी हैं, यहाँ साइन होते थे उसके। बट ये 2 हमने बड़ी स्पॉन्सरशिप करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि FIH के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने स्पेनिश थे शायद वो, हाँ स्पेनिश, उन्होंने ये बात बोली कि देखो तुमने इतना पैसा दिलवा दिया कि मैं पहली बार बिजनेस क्लास फ्लाइट ली है, मतलब एज एन FIH एग्जीक्यूटिव, अपनी लाइफ में ली होगी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ FIH पहली बार, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था। और मुझे लगता है कि 2008 के ओलंपिक्स के ना होने की वजह से जो प्लेयर्स और फेडरेशन में आग लगी, और 2010 के वर्ल्ड कप में आपको जो पैसा आना शुरू हुआ उसके बाद, फिर लीग भी और वो सब,
उससे मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें मिलके हॉकी वापस आनी शुरू हो गई। मैं अभी आपको रिपीट करके हटा था कि फेडरेशन अकेले जिम्मेदार नहीं है, खिलाड़ी अकेले जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट अकेली जिम्मेदार नहीं है। एक समय होता है, वो अगर 2008 में हम क्वालिफाई भी कर जाते, चाहे वो 8वें 9वें 10वें रैंक पे भी ओलंपिक्स में आए थे, शायद वो किक ना मिलती, वो स्पार्क नहीं आता, क्योंकि स्पॉन्सर्स का आना बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ियों को एक लगना कि यार इस बार हमने ओलंपिक्स खेलना ही खेलना है। उसके बाद खिलाड़ियों के अंदर कि भाई वर्ल्ड की हॉकी में चल क्या रहा है। नो डाउट हॉकी इंडिया आने से बहुत, मैं हॉकी इंडिया का भी आने से जो हॉकी में बदलाव आया, हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई, इंडिया में अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स आने शुरू हुए। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 वाली 2006 में अनाउंसमेंट होगी थी, तो आप ये देखो कि उसकी तैयारी के लिए हमें पहले टूर्नामेंट नहीं मिले, हमें जाकर टूर्नामेंट मिले हैं 2008 में, कि हमें 2010 की तैयारी भी करनी है। बिल्कुल। जब ओलंपिक क्वालिफाई हार गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि एटलीस्ट चलो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर वर्ल्ड कप लेके आते हैं, दोनों इंडिया में है, तो एटलीस्ट हम मैच तो खेलें। आप ये 2010 के वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहा था। ये जो IHF और हॉकी इंडिया का चल रहा था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? देखिए, मुझे लगता है कि IHF और हॉकी इंडिया में थोड़ा बदलाव ये था कि पहले IHF में क्या होता था कि IHF में प्लेयरों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। टीम बनती थी तब पता चलता था कि आज टीम बन गई है। हॉकी इंडिया में थोड़ा ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ, अच्छे खिलाड़ी, लीग पहले भी हुई एक्चुअली में। IPL को जिंदा करने वाला या खड़े करने वाला IHF है। IHF है, हाँ बिल्कुल। IHF ने जो प्रीमियर हॉकी लीग PHL जिसको बोलते हैं वो लेकर आए 2005, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 एडिशन चला, 8 में बंद हो गई। एडिडास मेन स्पॉन्सर एडिडास था उसका। करेक्ट। अगर आपको याद होगा, चंडीगढ़, हैदराबाद, ये बहुत टीमें, बहुत अच्छा क्रेज था। और ऐसा क्रेज था, मुझे अभी भी याद है 2005 में जब पहले तो हैदराबाद में हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जो 6 में हुई चंडीगढ़ में, वो ऐसी टीम, मतलब ऐसी लीग हुई कि चंडीगढ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम है हॉकी का, पैक होता था। शाम को फ्लड लाइट में एक ही जगह पर सारी टीमें आई, वहीं पर लीग हुई, उसमें उसको हॉकी से क्रेज मिला। 2006 के बाद 7 में धीरे धीरे और इंडिया पाकिस्तान की लीग्स मैच शुरू हुए। लेकिन IHF से क्या हो गया कि IHF में ना वो एक, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किन, ना मैं किसी का नाम भी नहीं मेंशन करना चाहता हूँ कि किस कारण से वो ना जो कि ये खिलाड़ी को टीम में रखो, इतने पैसे से रखो, वो जब एक्सपोज हुए, वहाँ मुझे लगता है कि वो चीज़ें सुनते थे, एज ए प्लेयर हम सुनते थे कि यार ऐसा भी है पैसे दे के खेलने वाला, या वो चीज़ गलत थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया में ये चीज़ दूर हुई। हॉकी इंडिया में लीग्स दोबारा आई, हॉकी इंडिया लीग आई, इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हुए। अगर आप देखो, मैं 2008 में जब मैं कैप्टन बनाऊं, तो हॉकी इंडिया उस समय गठित हुई है। मैं पहला कैप्टन हूं हॉकी इंडिया का। बिल्कुल। बत्रा जी ने बहुत काम भी किया, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और मुझे लगता है अब दोबारा से, क्योंकि हम 2 बार मेडल ले आए हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बिग क्वेश्चन है अभी, हमें 1 या 2 या 3 खिलाड़ियों पे सरवाइव नहीं करना चाहिए। मैंने आज से 2016 में मैं स्टूडियो होस्ट कर रहा था ओलंपिक्स का, रियो ओलंपिक्स का। तो मैंने उस समय, आप मेरी पुरानी वीडियो निकाल लेना, मैंने उसमें ऑन एयर ये बोला था कि हमारे लिए बिग क्वेश्चन है जिस दिन श्रीजेश रिटायरमेंट लेगा। ये टाइम मतलब अब लास्ट कपल ऑफ इयर्स वाली ठीक है, अब उसने 2 मेडल जिताए। अब आप एक चीज़ देखो कि पिछले, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, किसी को अपग्रेड नहीं करता हूँ, किसी को लो ग्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होगा, अगर मान लो किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है, रिकवर करता है, और दूसरा क्या है कि आप, हमें BCCI से सीखना चाहिए कि एक पोजीशन के 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं। अगर आप ये देखो कि अगर A कैप्टन नहीं है तो B कैप्टन है, B कैप्टन नहीं है तो C कैप्टन है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कैप्टनसी चेंज करते रहोगे, ऑस्ट्रेलिया क्यों करता है ऐसा? क्योंकि आपके शोल्डर्स पे बर्डन ही नहीं है।
अगर आप एक ही कैप्टन को कॉन्टिन्यूसली करोगे तो उसको भी हो जाएगा कि यार मैं तो खलीफा हूँ। बिल्कुल। और सो कॉल्ड हमारे यहाँ बहुत जल्दी चढ़ाते भी हैं, बहुत जल्दी उतारते भी हैं। अगर देखो हर दिन सेम नहीं होता, खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, कभी बुरी कभी हाँ। तो ये नहीं है कि वो खिलाड़ी बुरा है अगर उसकी परफॉर्मेंस, उसने गोल नहीं कर पाया या उसने गोल खा लिए या वो अच्छा गेम नहीं परफॉर्म कर पाया। एक मैच या 2 मैच से आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं आंक सकते। कॉरिडोर में या हॉल में बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन एक्चुअली में फील्ड के ऊपर परफॉर्म करना नॉट इजी थिंग। बाहर बैठ के हम सब ज्ञान दे सकते हैं, बट अरे यार वहां होता तो गोल होता, वहां बिल्कुल होता सही तो कह रहे हो। और फैंस जब ज्यादा ही नहीं चक्कर जिसने कभी नहीं खेला। तो ये बिग क्वेश्चन है हाँ। कि हमें, अब देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेम, लेकिन आज की जो इंडियन टीम खेल रही है उसमें हमें हर पोजीशन पे 2-2 3-3 खिलाड़ी रखने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे इंडिया के टॉप के इंडियन कोचेज हैं उनको साथ रखना चाहिए। ठीक है, हम फॉरनर कोच होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए, हर तरीके के आपका मेंटल कोच होना चाहिए आपके, इवन की आप 30,000 20,000 25,000 पब्लिक के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना। आप 18-19 साल के हो, बहुत बहुत मायने रखता है। मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स था, बिल्कुल मैं था। आपने उसमें आपकी कंपनी ने और जो भी आपका जो था आपने बहुत अच्छा वहाँ पर उसको होस्ट भी करवाया है। तो उस दौरान इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच क्या होता है कि बहुत इमोशनली भी होता है और अग्रेसिव भी होते हैं दोनों टीमें। तो इमोशनली इसलिए होता है क्योंकि ना हमारे वो देश का तो जज्बा अलग ही निकल के आता है, रोंगटे वाली बात है। तो वो उसमें आपको कंट्रोल करके कैसे खेलना, अगर आप उसकी वीडियो उठा के देखें, पहले दूसरे या तीसरे मिनट में, पहले उस मैच में तीसरे मिनट में मैंने गोल किया, गोलकीपर के उस एंगल पे सिर के ऊपर से। गोलकीपर ये लोग सारे सोचते रहे यहाँ फ्लिक करेगा, यहाँ फ्लिक करेगा, मैंने सिर के ऊपर से उसके, और सलमान अकबर गोलकीपर था उस दौरान। तो मुझे इतना लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उस चीज़ को तैयारी करने के लिए हमारे कोच होते थे हौसे ब्रासा स्पेनिश, हाँ बिल्कुल, और हरिंदर सिंह। आप ये देखो कि पूना में हमारे ट्रेनिंग कैंप थे, तो मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में उस मोमेंट्स को, पब्लिक स्टेडियम पैक है, सब लोग आपके ऊपर निगाहें हैं और आपने शॉट मारना है, तो आपको कैसे अपने ब्रीथिंग कंट्रोल करके, इतना सा भी चूके तो गया, इतना सा भी चूके तो गया, तो उस चीज की ट्रेनिंग कैसे लेनी है, तो मैंने वो ट्रेनिंग ली। नहीं पर एक उस टाइम पे जब आप मैच के मोमेंट में होते हो तो क्या भूल जाते हो कि 30,000 लोग बैठे बाहर हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं देता, हम ध्यान भी नहीं देते, सुनाई भी नहीं देता, किसके लिए बोल रहे हैं, आपके फेवर में बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, शूट कितना शाउट कर रहे हैं, क्या सिर्फ विसल सुनती है, इवन कि हम कोच की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। ये नहीं कि हमें सुनती नहीं है, हमारा ध्यान नहीं होता है। थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, अभी मैं आपके जिस पे आपकी पिक्चर बनी है जो पूरा देश जानता है उसकी तो बात करेंगे, लेकिन 2008 में आप वापस आए, आप वो कैप्टनसी दे दी, 2009 में हम सुल्तान अजलान कप जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप में सरदार सिंह जी कैप्टन थे हमारे। वर्ल्ड कप में थे नहीं, वर्ल्ड कप में थे राजपाल सिंह। हाँ राजपाल सर, ठीक है। वो क्या हुआ उस टाइम, मतलब आपसे कैप्टनसी क्यों नहीं कंटिन्यू करी? हमारा टूर था कनाडा का, हाँ, जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, और मेरे को ब्रासा मेरे रूम में है सुबह, और शाम को हमारा मैच था कनाडा के साथ, लास्ट मैच था। ये सेड कि संदीप तुम्हें कैप्टन नहीं बनना चाहिए, आप कैप्टनसी छोड़ दो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सॉरी एक चीज पूछूंगा, वो आपके कोच पहले काफी टाइम से थे उस टाइम पे? ब्रासा वो साल हो गया था उनको। हाँ मतलब ऐसे नहीं था कि नए कोच आए और हाँ वो मतलब साल हो गया था, साल कह सकते हैं, साल से थोड़ा कम ही टाइम होगा, ठीक है। तो जबकि मैनेजमेंट फेडरेशन कोई नहीं चाहती थी कैप्टन चेंज हो, कोई नहीं चाहता था कैप्टन चेंज हो,
और मुझे कोई कैप्टनसी का टैग लगा के खेलना या कैप्टनसी बन के खेलना मुझे पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कैप्टन बनना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कोच, मेरा एक ही आंसर था, कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो? तो इस सेट कि मैं चाहता हूँ आज के मैच में आप कैप्टन ना उतरे, मतलब मैंने कहा मैं मैच मतलब ना खेलूं? कहता नहीं आप खेलो, पर कैप्टन नहीं। कैप्टन कोई और होगा, मैं किसी को भी बना दूंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा अभी, अगर आप इस पे राजी हो तो मैं चलता हूँ। मैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने कोई रीजन दिया कि क्यों ऐसे सोच रहे हैं? हम बताता हूँ। मैच हुआ, मैच खेले, हम 5-2 या 5-3 से जीते, 5 गोल मेरे। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप हॉकी इंडिया से वो वीडियो निकलवा लें, मैं देखो मैं क्यों बार बार कहता हूँ वीडियोस का या उसका, क्योंकि फैक्चुअल बात है। हाँ, भरत चिकारा बॉल स्टॉप करते थे, सरदार सिंह ने या राजपाल ने या सरदार सिंह में से एक ने बॉल फेंकी, भरत चिकारा ने रोक के बॉल जंप हो गई। जब वो जंप हुई मैंने उसको ऐसे ही अपनी हॉकी से ऐसे किया और ऐसे ही मार दिया, वो भी गोल हो गया। तो मैच खत्म हुआ, बरासा सीधा मेरे पास आया, चलो सब मिलते हैं एक दूसरे की टीम से, वो मेरे पास सीधा आया। उसकी आदत थी ना, वो जिसको मैसेज देना होता तो वो टक से मैसेज दे के वो निकल जाता था। वो फिर बाद में मैच के बाद पूरा जब सारे हो जाते थे फिर वो बाद में मिलता था। मेरे को कहता मैं इस वजह से तेरे को कैप्टनसी से दूर कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी निकले। ये कहता कि तू सिर्फ गेम जिताने की तरफ चल, ना कि कैप्टनसी का बोझ लेके चल। वो मुझे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इवन की ओलंपिक क्वालिफाई राउंड भी हुआ ना बाद में, जब वो कोच भी नहीं था, ये महसूस हुआ। तभी मैंने आपको अभी एक काम वर्ड कहा था कि हमें एक कैप्टन नहीं रखना चाहिए। ठीक है आपका कैप्टन एक है, उसको वो है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट और हॉकी में बहुत फर्क है। हॉकी में टास होती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल, हमें अगर साइकोलॉजिकल क्या, हमारे पास फिटनेस कोच है, हमारे पास जिम ट्रेनर है, हमारे पास हॉकी कोच है, हमारे पास स्किल ट्रेनर्स हैं, स्किल कोचेस हैं, लेकिन अगर हमारे पास मेंटल कोच हैं तो उनसे बात करनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बर्डन, जो क्यों क्या होता है ना, जब आप खेलते हो आपका टैग लगा हुआ है, बहुत से खिलाड़ी मैंने देखे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कैप्टनसी में गोल नहीं किए या परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर मेरे को महसूस हुआ कि अगर मैं गोल मारूंगा तो इंटरव्यू तो यार मेरी तब भी आएंगी, लोग तो मेरे पास तब भी मिलेंगे। अगर मैं खेलूंगा और मैं खेलूंगा जिताऊंगा तो इंडिया जीतेगी ना, क्या फर्क, अकेला संदीप सिंह नहीं जीतेगा ना। अगर संदीप गोल करता है तो वो देश के लिए करता है, संदीप सिंह के लिए गोल नहीं करता वो। तो वो चीज मेरी बरासा के साथ, हरिंदर कोच के साथ कम से कम 2-2, 3-3 घंटे कई दिन चलती रही। मैंने कहा मुझे खेलना है और इंडिया के लिए खेलना है, संदीप सिंह की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। तो वहां फिर मैंने कहा मुझे कैप्टनसी से मिलना नहीं मिलना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इंडिया को कैसे जिताना है। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का एक मैच था ना, इंडिया मलेशिया का मैच था या इंडिया साउथ कोरिया का मैच था, शायद एशियन गेम्स की बात है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा। धनंजय महाडिक हमारे प्लेयर होते थे, बिल्कुल। तो मैंने ड्रैग फ्लिक ना करके फेक करके उसको पास दिया तो उसने गोल किया। अगर मैं चाहता तो मैं आप खुद भी गोल कर सकता, लेकिन मेरे लिए तो गोल तो देश के लिए करना है ना, चाहे धनंजय करे चाहे संदीप सिंह करे। इंडिया के आगे एक गोल दिखेगा तो गोल संदीप दो करेगा तो 2 गोल नहीं होंगे ना, एक ही होगा ना। वो बरासा मुझे कहता था अगर तू वहां मारेगा तो 2 गोल नहीं मिलेंगे, वहां भी एक ही मिलना है, तू बॉक्स में डाल बस गोल मिलेगा। उसकी एक वर्डिंग होती थी, तू बॉक्स में डाल। तो उनका फिर ओवरऑल बरासा, कोच बरासा का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में? देखो मेरी लाइफ में 2-3 कोच ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म मुझे करवाया। शुरू में अगर मैं बात करूं तो इंद्रजीत सिंह गिल होते थे, जिन्होंने मुझे पटियाला के थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा मुझे बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की, इवन की दोपहर में मेरे साथ प्रैक्टिस करवाने आते थे। देन हरिंदर सिंह, जिन्होंने नेशनल टीम से मुझे बहुत, मेरे फेवरेट कोच हैं हाँ। बहुत मेरा साथ दिया। साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको टीम में रखना, साथ देने का मतलब होता है कि आपसे आपकी परफॉर्मेंस निकलवाना।
बेस्ट कोच वो होता है। क्लेरेंस लोबो अगर आपने सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, उसके बाद अगर मैं कहूँ कुछ हद तक ब्रासा और नोब्स, माइकल नोब्स हमारे बीच में अब नहीं रहे, बहुत वेरी सैड कि कुछ दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। तो मतलब मैं बहुत उनके टच में आखिरी दिनों तक था। अच्छा। आखिरी, इवन मेरे पास अभी भी उनके मैसेज पड़े हैं अभी, मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे 2 दिन पहले मेरी उनसे मैसेज पे बात हुई है। मैं उनका हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे पता था कि वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी। ब्रासा के साथ अच्छी थी, हरिंदर सिंह के साथ बहुत, मतलब मेरा फैमिली रिलेशन है। और इवन आज लोबो सर का तो आज भी फ़ोन आया मुझे, मतलब वो कोच कम दोस्त ज़्यादा है, क्योंकि उनके साथ हम ना वो एक अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने अब क्या है ना, कोई पेरेंट्स होते हैं जैसे, तो एक बच्चे को डांटते हैं कि तूने ये करके लाना है। एक पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ये कर, इस तरीके से और अच्छा करेगा। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे पापा ने या मेरी मम्मा ने मुझे इस तरीके से समझाया, तो वो और अच्छा परफॉर्म करता है। तो उस तरीके से कोच के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी को पिटाई से करवाना है कि किसी को प्यार से करवाना है। और हर आदमी डिफरेंट है, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये मेरी लाइफ में कोचेस का बहुत बड़ा, इन कोचेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब राजपाल सर बने कैप्टन, तो उनके अंडर खेलना या उनके साथ खेलने में कैसा था? मैं हॉकी में कोई कैप्टनसी वैसे ज़्यादा मैटर भी नहीं, टॉस करना है, टॉस करना है जी। उसके बाद हाँ, टीम की तरफ से जब इंटरव्यू देनी है तो कैप्टन देने जाता है। लेकिन आपने इतने इतने बड़े इवेंट्स होस्ट भी किए हैं, और आपको पता है कि मीडिया तो फिर उनको बुलाती है जो परफॉर्म कर रहा है, सीधी बात है। तो मुझे अभी भी याद है एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, तो वो सीधा बोलते थे संदीप सिंह कहाँ है, संदीप सिंह से फ़ोटो खिंचवाने। जब हम चलते थे तो काफ़ी मज़ा आता था। सरदार सिंह, संदीप सिंह, राजपाल कैप्टन रहे हैं तो उनका नाम भी। तो इस तरीके से ये नहीं है कि अगर राजपाल चला गया तो बाकी सबका नाम पर ही एक बात बताऊँ, मेरा एक दिन ना कुछ आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, मैं गया था मोहाली एक IPL का मैच देखने। वो पुलिस में, अभी वो पुलिस में है, वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे। हाँ। अब उन यार इतना बुरी हालत है, उनको कोई पहचानता है? मतलब देखो जो भी कहो यार, आप इंडिया के कैप्टन रहे हो वर्ल्ड कप में, कोई पहचाने, वो ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे IPL के मैच में। मैं पहचान गया, इसमें वो इतना खुश हुए ना, मैं बता ही सकता आपको। थोड़ा सा इसमें ना ब्रेक जरूर करूंगा आपकी इस बात को। आपको शायद याद होगा पीछे कुछ साल पहले जब मैं मिनिस्टर था हरियाणा में, तो उस समय मैंने एक बहुत बड़ा इसमें एक मीडिया में बयान दिए थे कि जो खिलाड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मेडल जीत के आता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पुलिस में जॉब लेनी चाहिए। रीज़न क्या है? आप खेल रहे हो, आपने अपने मुंह से एक बात कही है। अब मैं आपको इसका क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों मैंने ये बोला था उस समय कि आप खेल रहे हो। आप वो अर्जुन वाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। ऐसे कितने ही खिलाड़ी होंगे, शायद आपने उनको पहचाना भी ना हो, जिनके पास मेडल हो और वो ड्यूटी कर रहे हो। सही बात है। उस स्टेडियम में उस दौरान और भी खिलाड़ी थे, मुझे पता है कौन कौन थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना, ऑन ड्यूटी, क्योंकि जॉब है उनकी, करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसने 4 गाने निकाले हैं, पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है, और ये लोग उनकी गाड़ी के आगे चला रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनके ट्रैफिक कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, 4 गाने गाए हैं। मैं उनको नीचा नहीं करता हूं या उनको छोटा नहीं दिखाता हूं, लेकिन जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है वो उनकी सिक्योरिटी कर रहा है। यहां दुख लगता है। सही बात है। एक रिस्पेक्टफुली जॉब होनी चाहिए उनको। देखो जॉब मिली है तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं ना कि आप वहां पर देखो, आप स्टेडियम में उनको लगा दिया। अब पब्लिक को नहीं पता कि उस बंदे ने कितना कुछ किया, क्या किया है। मेरे पास तो अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के मेरा बाद, पॉइंट समझ गया ना मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद एक बॉल पड़ी है राजपाल सर की साइंड अभी भी। तो मैं मतलब इस लेवल का, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। ये शायद से जो स्पोर्ट्स लवर हैं या स्पोर्ट्स जिन्होंने की है या स्पोर्ट्स के साथ टच में हैं, वो इसको बहुत डीपली हार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे इस बात को। हो सकता है कि इसका कुछ लोग विरोध भी करें भी, यार ये क्या बोल रहा है, ये होना नहीं चाहिए, या ऐसे है कि भाई जॉब तो मिल रही है ना।
लेकिन जॉब वो मिलनी चाहिए जिसमें ना, जिस खिलाड़ी ने इतनी मेहनत जी जान, मतलब आप खून पसीना एक करना पड़ता है फील्ड के अंदर, चाहे कोई भी, ये नहीं है कि हॉकी है, बाकी फील्ड में भी, चाहे वो कबड्डी के हैं, रेसलिंग के हैं, चाहे बॉक्सिंग के हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा भाई, मतलब ये देख लो कि जब हम एक पुजारी होता है या गुरुद्वारे में जो पाठी हम बोलते हैं, या कोई भी है, वो जब पूजा करता है ना, अपने भगवान को सिद्ध करता है, तो कितने घंटों पूजा करता होगा, ये उससे कम नहीं है। कितने घंटों मेहनत करनी पड़ी होगी, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के आपको बेड सर्दी में भी छोड़ना पड़ेगा, गर्मी में भी छोड़ना पड़ेगा, बारिश में भी जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं उस लेवल पे इंसान पहुंचता है। और फिर उस लेवल पे परफॉर्म करना, इंटरनेशनली नाम बनाना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक क्वालिफायर। सिर्फ ओलंपिक क्वालिफायर की एक ही फोटो मुझे याद आती है, आपका हाथ ऊपर गोल मारने के बाद और हाथ पे हाथ से वो ओलंपिक के टैटू। ओलंपिक्स के टैटू। तो पहले ये बताओ, टैटू कब बनवाया? 10 में तो नहीं था? नहीं 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 हाँ। नहीं 10 में था। वर्ल्ड कप में था? 10 वर्ल्ड कप में था। ये जो आप टैटू वाली है ना, हाँ। ये एक्चुअली विजुअल जो है वो 10 वाले की हैं। नहीं पर पाकिस्तान मैच अरे के। मैं तो लाइव विजुअल की बातें कर रहा हूँ यार, जो आपने फ्रांस को ठोका था वो मैच में जिंदगी अरे में कभी नहीं भूल अरे मैं सकता। आपको बताता हूँ, 2008 में जब हम कनाडा गए, हाँ। तो 5 गोल दागे कनाडा के साथ। उससे अगले दिन इंडिया की सारी टीम की वापसी थी। मैं 1 हफ्ता के लिए वहाँ रुका। मैं रुका तो विस्लर में विंटर ओलंपिक्स थी, इफ यू नो, अगर आपको याद होगा, 2009 में। तो उसकी तैयारी चल रही थी वहाँ। तो हम लोग विस्लर घूमने चले गए। वहाँ जाके ना देखा ओलंपिक्स के रिंग्स के उसकी सब ना लगी हुई थी। मेरे मन में तो था, क्योंकि मैं 2004 वाली ओलंपिक्स खेला हुआ था, एथेंस ओलंपिक्स। तो मेरे वहाँ जो फ्रेंड्स थे मेरे साथ थे, तो मैंने कहा यार मुझे ओलंपिक्स रिंग बनवाने हैं। तो कहते यार टैटू ना एक बार जिंदगी में बन जाए ना, तो फिर वहीं लगा रहता है, तो भाई सोच समझ के करना। सोच समझ के। मैं कहता नहीं, अब मैं ना दारू पीता हूँ ना कुछ, तो वो कहता भाई दर्द भी बड़ी होगी। मैंने कहा यार दर्द का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत झेल लिए करवा लूंगा। मैं कहा यार गोली से ज्यादा दर्द तो नहीं हुई, गोली खा लिए भाई, ये क्या बात है। हाँ। तो चलो जी, हम शाम को चले गए। वो अगले दिन मेरी इंडिया की फ्लाइट थी। अब चलो जी, 3-4 दिन तो मैंने माइंड में कब किया, फिर मेरे को लगा ना जी यार कल सुबह चले जाना है, तो यार फिर मौका नहीं मिलेगा, और इंडिया में पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। तो जी वो लेडी थी जिसका टैटू आर्टिस्ट, शी सेड कि मेडिकल लाओ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मेडिकल तो है नहीं। फिर वो बंदे ने उससे बात करी, भी ये इंटरनेशनल प्लेयर है। अब एक्चुअली में उनको ना नॉर्मल इससे ज्यादा हेल्दी कोई नहीं मिलेगा आपको, तो मेडिकल की जरूरत ही नहीं है। उसने बताया, उसने फिर इंटरनेट से सब पिक्चर्स, अभी मैच खेल रहा था, ये सारे दिखाए। तो शी सेड ठीक है। तो उसने जी 1-1.5 घंटा लगाया मेरा, भाई चीका तकड़ा आती हैं पूरियाँ। मेरे खुद बहुत है। तो वो पहला टैटू होता था। उसके बाद फिर भाई अगले दिन फ्लाइट, वापिस आ गए। ये भी आपने पंगा ले लिया एक दिन पहले। और ईचिंग हो। अब उन्होंने ये नहीं बताया भी इसको गोली खा लो, वो एलर्जी की, ईचिंग की ना। तो चलो जी करते, इंडिया पहुंच गया। फिर इंडिया में फिर मैंने किसी से पूछा, भैया यार ऐसे ऐसे, वो कहते भी ऐसा है कि इसके ऊपर कोकोनट ऑयल या क्रीम या जो भी, हाँ, तो उस तरीके से रखो उसको। एक क्रीम बताई, वो क्रीम लगाओ। फिर एक एलर्जी की गोली बताई। अच्छा, ये सब उसने बताया नहीं था? अरे वो तो उसने तो करके तो चली गई। उसने पता नहीं अब वहाँ देते हैं कि नहीं, ये तो पता ही नहीं था। मैं तो जी लेके इंडिया में फिर 3-4 दिन लगे सेट होने में। फिर जाके फिर हुआ। तो ये 2008 में बनवा लिया था। 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस दौरान जो टीवी में विजुअल चलते थे ना, तो 2010 में जो वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो मैंने गोल किया है, उस दौरान जो वो हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो वो निकल रहे हैं, वो टीवी पे चलते थे। जब आपको याद होगा 2012 में ओलंपिक क्वालिफाई के टाइम, तो वो 10 वाली वीडियो प्ले करते थे। बट वो ओलंपिक क्वालिफायर तो आप ही के नाम पे था मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कि कोई और प्लेयर को, कोई किसी आदमी को कोई प्लेयर ही याद होगा उस टाइम। तो सिंगल हैंडेडली मतलब आपने नंगा कर दिया था पूरा क्वालिफायर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोई ऑफिशियल था उसमें? सरदारा सिंह था। अच्छा, मेरे हिसाब से कोई मतलब कोई बंदा दिखता ही नहीं था। मतलब आपने इतने गोल मारे। मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट पहले मैच से पहले ना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नोब्स कोच थे।
तो जैसे फील्ड इधर गोल पोस्ट है, इधर गोल पोस्ट है, ये फील्ड है, तो इस तरफ से ना क्रॉसिंग शूटिंग की ना प्रैक्टिस चल रही थी। तो सरमनजीत प्लेयर होते थे, उसने हिट मारी, लिफ्ट होगी, रेज होगी, तो मेरे यहाँ लगी और ये स्वेल हो गया। कल मैच है और तेरी भाई, मैं तो वहीं से बाहर आया तो श्रीकांत हमारे फिजियो होते थे, वन ऑफ द बेस्ट फिजियो मैं कहूँगा, अच्छा एज ए ह्यूमन और एज ए फिजियो, दोनों ग्रेट। मतलब उससे रात को भी 1 बजे भी चले जाओ ना, अगर वो सो भी रहे हैं और आपको दिक्कत आ गई तो उसने उठना है, आपको सेट करना है, फिर सोना है। ऐसे इंसान, चलो मैं अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है टीम की तो करना तो सबको पड़ता है, लेकिन उसकी नेचर बहुत अच्छी थी, वो एक्स्ट्रा माइल जाके एक्स्ट्रा माइल। तो मैंने उनको बोला, कहते कोई नहीं यार, कर देंगे ठीक। बहुत एक पॉजिटिव उसने रिप्लाई देना तो बंदे को ना आ जाता है कि नहीं यार मुझे कल मैच है। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मैच में मैं हॉकी ढंग से नहीं पकड़ पाया, पेन और ऐसे सूजन। आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखना, पहले मैच में सिर्फ एक ही गोल मारा मैंने, और मैच किसके साथ था? सिंगापुर के साथ। वहां तो 8-10 मार सकते थे। हॉकी नहीं पकड़ी जा रही थी। अब फिर उसके बाद, अब मेरे को क्या है ना, मैं टेपिंग वेपिंग करके खेल नहीं सकता हूँ। फिर मैंने इसको बोला आके, मैंने कहा कुछ भी कर, इसने कहा आइसिंग कर, और उसने फिर ना मसाज की, उसको थोड़ा मोबिलिटी दी ये थंब को। अब यहाँ से स्वेल हो जाए ना, आप देखो पकड़ी नहीं जाती, तो मूव, ग्रिप ही नहीं बनेगी। इस ग्रिप से ही हॉकी की पूरा अंगूठे की डायरेक्शन इससे है। आप ड्रैग फ्लिक की देखो ना, डायरेक्शन इसी से है। तो उसके बाद फिर दूसरा तीसरा मैच होते होते जब फाइनल में पहुंचे ना, तो फाइनल में पहुंचने के बाद ना मेरे को एक रिक चार्ल्सवर्थ की चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि मैं ना बहुत चीज़ें दिमाग में रखता हूँ। अब मुझे कोई अच्छा कोच या अच्छी चीज़ कोई सिखा देता है ना, तो बस ऑन एयर तो मैं यही बताना चाहूँगा, उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि गोलकीपर की पोजीशन देख के कि वो भाग रहा है कि नहीं। अच्छा, अब वीडियो अगर इसमें प्ले कर सकते हो ना, वो पहले 2 गोल मेरे जो हैं, लगाओ यार। 2012 ओलंपिक क्वालिफायर फाइनल्स के ना, संदीप सिंह के 5 गोल में हो जाएंगे आपको उसमें। तो उसमें जब वो गोलकीपर रन करता है, और मुझे पता है दोनों गोल, पर उन्होंने आपको क्यों बताया? वो हमारे कोच होते थे एक टाइम पे। अच्छा, पहले की कोई 2008 में। हाँ। और 2008 में जब कोच होते थे तो उस दौरान उसने मेरे को एक कॉमनवेल्थ गेम्स, सॉरी सुल्तान अजलन शाह में, उस समय आपको याद होगा टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में आए थे इंडिया में ये। अच्छा, मेरे को ये नाम तो ये याद है कि 2008 में आए थे। हाँ, लेकिन तो टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में आए थे, तो उस दौरान ज़लान शाह चल रहा था, और ज़लान शाह में अर्जेंटीना का गोलकीपर विवाल्दी कुछ ऐसे नाम था, वो रन करता था। पहली बार रन किया तो रुक गया मेरा ड्रैग। तो उसने कहा कि जब वो रन करते हैं ना तो उसकी पोजीशन अलग है। तो वो पोजीशन से मुझे पता, आइडिया मिल गया कि गोलकीपर अब रन करेगा। जब तक ये लगाते हैं एक, मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल अब लास्ट 15-20 साल में जो पावर हाउसेज हैं, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम भी आगे आ रहा है, बट ये दोनों बड़े हैं, नेदरलैंड्स है, इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड भी है। तो ये लोग, मेन डिफरेंस क्या है कि हम वो लास्ट लेवल तक, अभी वहाँ तो गैप है हमारे, मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि हम उनसे पीछे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे और उनके बीच में गैप, जो सबसे बड़ा गैप है, वो गैप ये है कि हमारा जो हमारी फिटनेस अच्छी हो गई है, टेक्निकली हम बहुत अच्छे हैं, हमारे शूट आउट्स, हमारे शॉर्ट कॉर्नर्स, हमारी हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हमारा कन्वर्जन रेट डाउन है। मैं एक दिन एक मैगजीन स्पोर्ट्स स्टार आती है ना, उसमें पढ़ रहा था कि मेरा कन्वर्जन रेट 46% अबव रहा है मिनिमम। हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, आपको घबरा जाओगे अपने कन्वर्जन रेट्स देख के। एवरेज कन्वर्जन रेट्स और आपके कन्वर्जन रेट्स के स्टैट्स दिए हुए इन्होंने रिसर्च करके। दिखाना मुझे, चलो वो दिखाते हैं, पर पहले एक बार इस पे आते हैं। कौन सा मैच था इंडिया वर्सेस फ्रांस की बात कर? हाँ हाँ, फाइनल अब यही वाला, ये बड़ा, हाँ यही है, हाँ यही है जो था। इसमें थोड़ा स्किम आप करना कि जब गोल्स आए हैं। ये है ही गोल्स के शायद। अच्छा, गोल्स के ये नहीं ये पहला गोल है, अब दूसरा गोल आएगा, ये तो पहला गोल है। हाँ,
ये निकल करो भाई, आगे करो। 5 सेकंड से ये दूसरा है। नहीं ये पहला ही गोल है, पहला ही अच्छा, गोल है, पहले ही पहला ही है। गोल है। आगे कर लो। क्या मजा आता, अरे यार, अरे मैं बोल आया था यार, ये ये वाली भाई देखो, ये देखो, ये हो गया पहला गोल। इसके बाद अब दूसरा गोल जाएगा ना, उसमें देखना। अब आगे करो भाई, दूसरा गोल का देखना। ये उन्होंने गोल कर दिया। हाँ, वो देखो गोलकीपर आ गया, हाँ, निकल गया, दिखाया नहीं पूरा पूरा। पूरा वो दिखाया देखो नहीं। गोलकीपर आगे हाँ, तक आया हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये आपने पहले से ही, हाँ। एक बात यार, आपको 1 सेकंड मिला होगा डिसीजन लेने, वो भी नहीं, उतने में आप उसको भी देख रहे हो, हाँ। बॉल को भी आपने ठीक से, भाई मतलब ये ना लेटरल व्यू बहुत शार्प होना चाहिए आपका ड्रैग फ्लिक के लिए। यार एक काम कर दो यार, मैं ये वाली टी शर्ट लाया था ये पॉडकास्ट करने के लिए, कार में हाँ कार में है, किसी से मंगा दो यार, मैं 1 सेकंड चेंज करके सेकंड हाफ तो उसी में करूंगा। स्टैट्स तो दिखाओ पाजी मेरे। हाँ, स्टैट्स खोल, स्टैट्स दिखाओ, मुझे भी तो पता चले, फिर मैं हाँ। भी, फिर आप बात कर रहे हो ना। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 80% था आपका 80% कन्वर्जन रेट था, और और एवरेज वर्ल्ड वाइड कन्वर्जन है 30, सॉरी यहाँ बोलता हूँ, आपका 80% कन्वर्जन रेट था, और वर्ल्ड वाइड ये 2012 तक का है आई थिंक, मैं उससे वही कह पहले रहा हूँ का पाजी, मेरा वर्ल्ड वाइड 30 to 33%। मेरा पाजी 46 मिनिमम रहा है, मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर पहले रहा एक बात बताओ, ड्रैग फ्लिकर कैसे बने? ये अब थोड़ी पहले की बातें करते हैं, कैसे मतलब हॉकी से कैसे प्यार हुआ, ड्रैग फ्लिक में कैसे आए, क्या क्या हो? भाई ड्रैग फ्लिक एक, मतलब ना मेरे ब्रदर ड्रैग फ्लिक की ट्रेनिंग करते थे। वो जूनियर वर्ल्ड कप था 2001 में। तो उस दौरान ना वो और जुगराज सिंह दोनों एक ही बैचमेट थे, विक्रमजीत पाजी मेरे जो रियल ब्रदर। तो उनको देख के मैंने ड्रैग फ्लिक करनी शुरू करी। कितने बड़े थे आपसे? मेरे से 3 साल बड़े हैं। अच्छा। तो मैंने ना, मतलब वो, मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, तो वो एयर इंडिया एकेडमी में होते थे, और इंडियन ऑयल में जॉब करते हैं अभी भी करते हैं। उस समय इंडियन ऑयल में जॉब लगी थी। तो वो ड्रैग फ्लिक कर रहे थे, जूनियर इंडियन टीम में थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था भी ड्रैग फ्लिक होती क्या है। मैं दिल्ली एक दिन आया उनको मिलने के लिए, नेशनल स्टेडियम। मैं आप खेलते थे हॉकी जब? तो हाँ, थोड़ा मैं बहुत ऐसे ही? चंडीगढ़ खेलता था मैं। तो मैं आया बाय बस, शाहबाद से आया दिल्ली, वहाँ से कश्मीरी गेट बस स्टैंड से ऑटो से नेशनल स्टेडियम पहुंचा। तो ये उनका मैच चल रहा था, तो मैं देख रहा था, तो इनके ना प्रैक्टिस चल रही। तो मैंने भाई को बोला कि मुझे भी एक सीखना है। तो उस समय विक्रम भाई कहते कि मैं हॉकी देता हूँ, तो शुरू करें। कमलदीप गोलकीपर होते थे उस समय जूनियर में। इन दोनों ने मुझे हॉकी जूते दिए। मैं एक दिन इनके पास रहा वहाँ पे नेशनल स्टेडियम में। तो मैं फिर, आपको वहाँ फील भी आ गई होगी स्टेडियम में प्रैक्टिस करना, और तो वहाँ मैंने पहली बार ड्रैग फ्लिक की। तो उस समय आपको याद होगा 2000 की सिडनी ओलंपिक्स खेल कर आए थे देवेश चौहान, और इंडियन जूनियर टीम के गोलकीपर होते थे। तो वो कहते यार इसको बच्चे को साइड में कर दे यार, कहाँ ये गोल मार पाएगा। आपको याद होगा सूरमा में भी एक डायलॉग है, कमलदीप किसी को सबक सिखाना। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन उस समय उस गोलकीपर ने मेरे को ये कहा था कि ये कहाँ गोल कर पाएगा ये। तो मैंने मारा एक आधा ड्रैग फ्लिक, नहीं हुआ गोल, सच में नहीं हुआ गोल। मतलब अनाड़ी था वही, शुरू में सीख रहे थे अभी। तो फिर कमलदीप ने उसको कहा कि एक दिन तेरे को ये अच्छे गोल सिखाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि 2003 में जब मैं पहली बार कैंप में गया, नेशनल सीनियर कैंप में, तो देवेश चौहान कहता मुझे कोई और ड्रैग फ्लिक के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे संदीप सिंह के साथ करनी है, क्योंकि सोहेल अब्बास को बीट करने वाला यही बंदा है। ये देवेश चौहान के जो वो थी वर्ड्स थे, क्योंकि इसका एक्शन सोहेल अब्बास से टच होता है, और सोहेल अब्बास की स्पीड को अगर कोई आज की डेट में मैच कर रहा है तो ये कर रहा है, इसलिए मेरे ने ट्रेनिंग इसी के साथ करनी है। तो मुझे अलग से ट्रेनिंग करवाई जाती थी उस समय उसके साथ। भाई एक बात बताओ, जो कॉन्सेप्ट है ड्रैग फ्लिक का, वो ये है कि भाई पेनल्टी कॉर्नर जब मिला है तो आप स्ट्रोक नहीं मार सकते, आपको फ्लिक करना है ना, एक तरीके से। नहीं अच्छा, वो अगर आप हिट मार रहे हो रूल तो क्या बोर्ड होता है? लेवल पे जाना चाहिए। हाँ, एक बार रूल समझा दो कि होता क्या है, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज नॉट। जब बॉल पुश होती है, बॉल रुकती है, बॉल पुश होने के बाद, रुकने के बाद, अगर आपको, एक तो आपका शॉट डी के अंदर से होना चाहिए, डी के बाहर से होना चाहिए, बॉल डी के बाहर रुकनी चाहिए।
लेकिन आपका शॉट अंदर से होना चाहिए। अंदर से तो होना जो चाहिए। हल्का सा जो बाहर से अंदर आके, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, अब हिट जैसे दिलीप ट्रिकी जी थे, वो हिट मारते थे तो वो बॉल अंदर पुश करता था हल्की सी, तो दिलीप ट्रिकी हिट मारते थे। अगर वो हिट जाती थी बोर्ड लेवल पर, जो बिल्कुल बोर्ड जो है, नीचे लगा होता है, हाँ, हाँ, बोर्ड पे लगेगी तो गोल है, तो आप नेट हिट पे मार लगेगी सकते तो हो गोल नहीं है। अगर हिट मारी तो। हिट मारी तो, अगर आपने फ्लिक खींच के मारी, फ्लिक मारी हाँ, तो तो आप कहीं भी कहीं लगी। पे भी मार सकते हो। तो खींचोगे तो ऑटोमेटिकली बॉल अंदर जा रही है। तो ये रूल है। और जो पहले जैसे ये नहीं होता था कि जो लोग मास्क वास्क फेंकते हैं और वो सब, आजकल जो होता है, नहीं, वो टाइम मिल जाता है पहनने का, हाँ, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हाँ, पहले क्या होता था, मान लो 9वें मिनट में शॉर्ट कॉर्नर मिल गया, तो जब शॉर्ट कॉर्नर मिला तो टाइम रुक जाना है, तो उस दौरान ये सेफ्टी को पहनकर फिर विसल बजेगी, उसके बाद टाइम फिर चालू हो जाता है, फिर वो पुश होगी। और अब क्या होता है? नहीं, time- अब ये है, पहले नहीं अब था। ये है, पर वो जैसे किसी ने कॉर्नर लिया, डिफेंडर्स आगे आए उन्होंने, और फटाफट जैसे ही नहीं, वो इसलिए होता है फिर क्योंकि दिखता फेंकते हैं नहीं अपना। है, दिखता नहीं है। मतलब वो कईयों को तो विजिबल बहुत अच्छा है, कई सेफ्टी के लिए पहनते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, मान लो स्ट्राइकर है, शॉर्ट कॉर्नर खत्म हो गया, वो करके फेंक के आगे फॉरवर्ड की अपनी उसमें पोजीशन पे जाना है, तो वो तो फेंक ही जाएगा ना पूरा वहां तक, साथ में तो लेके चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये पर पहले ही अलाउड नहीं होता था ना, कि पहले आप नहीं पहन एक्चुअली अब सकते थे। सेफ्टी को देखते हुए बहुत चीजें अलाउड करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि यार पहले तो आप यहाँ रोक नहीं सकते थे, हाँ, अब आप मार भी सकते हो ऐसे। हमारे मैंने वो हॉकी भी है, आप अगर कोई हाई बॉल डाल दी तो आप यहाँ से ऊपर हॉकी स्टिक लेके नहीं जा सकते, अब आप ऐसे भी रोक सकते हो, शोल्डर से अब कर सकते हो, पहले नहीं था। मैं जब हॉकी सीखना शुरू किया तब ऑफ साइड भी था। अच्छा, हाँ, हॉकी में भी ऑफ साइड था, सेम कॉन्सेप्ट फुटबॉल हाँ, जैसा। वही तो कह रहा हूँ, हमारे इंडिया में ऑफ साइड का जब बंद हुआ तब पता चला, और गोरे उसके लिए 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे ऑफ साइड का भी, ऑफ साइड बिना ऑफ साइड के खेलना है, तभी तो वो बेस लाइन, जो फुटबॉल में बेस लाइन नहीं यूज कर सकते, हॉकी में बेस लाइन यूज तब से कर रहा है, इसीलिए तो वो 6 साल उन्होंने हिंदुस्तान के पैर नहीं लगने दिए। पर जो आपकी ये ड्रैग फ्लिक में इतनी प्रिसिशन आई कि आपका जो ग्लोबल, अगर जो लोग जितना परसेंटेज आ रहा है, हॉकी पे वेट बांध के ट्रेनिंग करता रहा, लोहे की बॉल से ट्रेनिंग करता रहा, लोहे की हॉकी से ट्रेनिंग करता रहा, वो नल का होता है ना, हैंड पंप, उसका हत्था होता है ना वो लोहे का, उसको हॉकी के शेप दे के उसके साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ। जो आप पेस भी जनरेट करते रहे, एक हमारे पास वो भी स्टैट था ना कि जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड है पेस, हाँ, 145। तो क्या ऐसा, क्या देखो, फिजिकली तो आप बहुत अच्छे बिल्ट हो, लेकिन और प्लेयर्स भी अच्छे बिल्ट होंगे, हो सकते हैं ना, आज सारा बाकी सीक्रेट ले कंट्रीज के लोगे? लिए। हाँ बिल्कुल, आज तो बनता है। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कि भाई देखो, नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, या कोई जर्मनी का प्लेयर हो, या बेल्जियम का हो, कोई अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, अच्छे कंट्रीज हैं जहाँ मस्कुलर अच्छे लोग मिलते मैं आपका हैं। पॉइंट समझ गया हूँ। तो आप ऐसे क्या कर लेते थे कि बाकी देखो उतना भाई, पेस नहीं जनरेट कर पा रहे? देखो, आप एक चीज देखो, हमारे हिंदुस्तान का अगर हम देखें, जेवलिन थ्रोअर नीरज भाई, 2 मेडल, दोनों तो बाही वाले मेडल ओलंपिक्स में। अगर उसकी फिजिक देखें, प्रैक्टिकली आप मिले उससे? हाँ, वही मैं मिले हो ना, कितना का मस्कुलर है, मतलब ऐसा भी नहीं लगता मेरा भी जवाब, हाँ, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। कितना का मस्कुलर है? नहीं, मतलब ऐसे नहीं लगता कि कोई बहुत ही है ना, बट और हाँ, अच्छे फिट ओलंपिक दिखते चैंपियन हैं। है, हाँ, ताबड़तोड़ चैंपियन है। क्यों? क्योंकि पाजी ये स्पीड जनरेट करने के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके एक्शंस और आपका फॉलो थ्रू बहुत जरूरी है। आप मेरी ड्रैग फ्लिक्स में देखना कि मेरी जो स्पीड है वो एक जैसे जहाज टेक ऑफ लेता है ना, उस तरीके की है। पर ये आपको किसी ने, मैं बताता हूँ, मैं रिसर्च करके नहीं, हुआ नहीं, या नहीं, 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 एक्सीडेंटली हो गया? नहीं, एक्सीडेंटली नहीं। मैं पहले जेवलिन थ्रोअर था। अच्छा, ये यार, ये कौन कौन सी चीजें बाहर निकल रही हैं आज। मैं जेवलिन थ्रोअर था, और इसका प्रमाण क्या है, मेरी कोई भी ड्रैग फ्लिक प्ले करके देख लेना, मेरा राइट फुट जो है वो आगे से क्रॉस होता है। नीरज की देख लेना, उसको भी राइट फुट क्रॉस करता है वो। क्यों? क्योंकि राइट फुट क्रॉस करने से बॉडी लॉक नहीं होती है। रघुनाथ, जुगराज सिंह की पुरानी वीडियो देख लो, इवन सोहेल अब्बास पैरेलल चलता है, क्रॉस नहीं करता। किसी भी ड्रैग फ्लिक का टॉप मोस्ट टैके टकामा देख लो, या कोई भी आप देख लेना,
पीछे से उसके राइट फुट आता है, हम्म, मेरा आगे से जाता है। उसका प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है आपकी बॉडी लॉक नहीं होती है, हिप। हम्म, आप हिप की पावर भी बॉल में डाल सकते हो। हम्म, ये वो चीजें गेम चेंजर है वो तो। ये चीजें भाजी किसी को समझ नहीं आती हैं। आप ये देखो, आपने राइट फुट से आगे से आप यहाँ ये कर सकते हो, अगर पीछे से आ गया तो मान लो बॉल आगे चली गई, इधर आ गई, आप वो कर नहीं कर सकते, बंद जाएगा ना। आपकी पीछे से आगे आपकी बॉडी लॉक होगी। अब आपको इस पोजीशन से ये करना है, तो आप ये तो कर लोगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे, या उतना फोर्स नहीं मिल पाएगा। ये पर बहुत ये- टेक्निकल पॉइंट्स है भाजी। पर ये चीज कब कब सीखी या कैसे खुद सेल्फ डिस्कवरी से नहीं था? ये पाजी मैं बताता हूँ, मेरे अंदर एक कीड़ा है। नहीं कीड़ा नहीं कह सकते, कीड़ा तो सब में होता है भाजी। हाँ। मेरे पापा कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, और जब मैं ड्रैग फ्लिक शुरू में सीख रहा था, उससे पहले मैं जब जेवलिन थ्रो कर रहा था, जेवलिन का तो मुझे पता नहीं था भी इसमें ये जनरेट होता है, वो करता है, बचपन में थे। मैं टॉकिंग अबाउट 10वीं में पढ़ता था। 11वीं में मैंने ड्रैग फ्लिक, 12वीं में ड्रैग फ्लिक शुरू जब की, तो मेरे पापा ने मुझे एक बात कही, कहते बेटा कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है ना, रात को सोने से पहले कि तूने आज क्या कौन सी अच्छी ड्रैग फ्लिक की, कैसे की, जब मैं भैया से सीख के आया, तो तू उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। देखो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे को कोचिंग दिला सकूं या कि तेरे को कर सकूं, लेकिन बेस्ट कोच आज की डेट में तू खुद है। और खुद क्यों है? क्योंकि तूने क्या अच्छा किया उसको कंटिन्यू करना है, क्या तेरे से मिस्टेक हुई उसको दूर करना है। तो उस चीज़ से मैं ग्रास के ऊपर ड्रैग फ्लिक करता था जी। मैंने हॉकी जो ड्रैग फ्लिक शुरू की है एस्ट्रोटर्फ पे नहीं की, ग्रास पे करी है, और मैंने ग्रास के कई मैचों में ग्रास पे ड्रैग फ्लिक से गोल भी किए हैं। बट एडजस्टमेंट कैसे कितनी हो पाती है? जैसे बीच में काफी साल नहीं एडजस्टमेंट पता क्या, अब मैं बताता हूँ। अब आजकल के खिलाड़ी या जो ड्रैग फ्लिक के खिलाड़ी क्या करते हैं, वो जब आपकी पावर टर्फ के अंदर आप पुश करते हो, उसको रगड़ के चलते हो, तो अब आधी तो अपनी पावर तो नीचे दे रहे हो। अब ग्रास पे अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी हॉकी से बॉल ही निकल जाएगी, क्योंकि वो उबड़ खाबड़। तो अगर आप उसको इतने से रखोगे तो आपकी बॉल चढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या है कि आपको अब बहुत से ड्रैग फ्लिकर, आज तो यूट्यूब है, उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, बहुत से ये बॉल लाके इस तरीके से छोड़ते हैं, वो टर्न होती है, लेकिन पावर आ जाएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मल्टीपल हो गया ना एक तरीके से। तो आपके ऊपर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगा बॉल के ऊपर। बहुत सी चीजें भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे, अब आप कोई भी काम, मान लो आप रनिंग करते हो, अब आपका कोच कहेगा कि आप स्टेप ऐसे रखो वैसे रखो, लेकिन जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपको पता है ना क्या डिफिकल्टीज आ रही है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करने की तो आप खुद ही सोचोगे ना। तुमने उस तरीके से खोज करना शुरू किया। आपने अभी तक प्रैक्टिस में, लाइफ में टोटल कितनी ड्रैग फ्लिक मारी होंगी? नो आइडिया। 10, 20, 25 हजार तुम्हारी? हो, बहुत कम बोल रहे हो। अच्छा। अब देख लो 170 तो गोल किए मैंने सीनियर इंटरनेशनल। देखो सीनियर इंटरनेशनल 170 में करने में ही 4-5 ड्रैग फ्लिक तो वहीं लग गई। सीनियर इंटरनेशनल, ठीक है। अगर आप देखो, मैं 13 साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उस समय तो टूर्नामेंट बहुत कम मिलते थे हमें, ट्रेनिंग बहुत दबा के चलती थी, दिन रात 3-3 4-4 महीने कैंप होते थे जी। अब कैंप में 1.5 2-2 घंटे तो ड्रैग फ्लिक करते थे जी। तो 300-400 एक सेशन, 300 उस समय पाजी 300-400 ड्रैग फ्लिक एक सेशन में लगा देते थे हम। और दिन में 2 सेशन, 3 नहीं, ड्रैग फ्लिक का तो एक ही सेशन दिन में, तो आप लगा लो कि 5 दिन भी हमने एक हफ्ते में किया। हाँ, तो 1500-2000 तो वही ठोक दिए। आप देखो कितने, और उस ये इंडियन टीम के साथ उससे पहले कितनी की होगी, या मैं अगर डोमेस्टिक हॉकी खेली तो उसमें कितनी की होगी, या जब सीख रहे थे तब तो और ज्यादा। नहीं, बट जैसे बास्केटबॉल में जैसे शूटर्स होते हैं, जैसे स्टेफ करी सबसे ग्रेटेस्ट शूटर है, तो वो कहता है मैं 1000 शॉट्स लेता हूँ हर प्रैक्टिस में, और मेरा एक सेट होता है कि इतने मुझे लगातार मारने हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, मैं शुरू में बताता हूँ, शुरू में तो बहुत मतलब 500 200 400 लगाता रहा हूँ।
लेकिन बाद में ना मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि इससे आपकी बॉडी स्टिफ होनी है, इससे बॉडी आपकी रिदम में नहीं आती। तो मैं क्या करता था 20-30, लेकिन जो 20-30 होते थे पहले 10-15 तो सिर्फ रिदम में लाने के लिए 5-6 फुल पैक Full. पावर वाले, बस दैट्स इट। और जब मैं एक्यूरेसी का करता था तो फिर मैं वो स्ट्रेटजी नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है वैसे तो, मतलब अच्छी लगेगी लोगों को सुन के। हॉकी इंडिया लीग चल रही थी, चंडीगढ़ मोहाली की बात है। तो हमारे कोच होते थे, मैं पंजाब से खेलता था, तो हमारे कोच होते थे बैरी डांसर। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलियन थे बैरी डांसर, तो वन ऑफ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड एज अ ह्यूमन, एज अ कोच, वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी ना स्ट्रेटजी बड़ी अलग होती थी। तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दिन ना ऑफ थे रघुनाथ, टॉम बूम, स्ट्रेलो, रुपिंदर पाल, इवन ये टॉम बूम तब से खेल रहे हैं। हाँ टॉम बूम था। टॉम बूम तो हम नज़दीक नहीं लगने देते थे इसको अपने टाइम में। अब देखो। सुन तो लो। हाँ। टॉम बूम के बाद ये था लड़का जो यहाँ का है, झारखंड का, अरे समझ गया। हाँ ड्रैग फ्लिकर। हाँ। हाँ तो वो था। देन उसके बाद अपना ये था सरपंच। सरपंच तो नया नया आया था उस समय लीग में। गुरजिंदर पाल, गुरजिंदर सिंह, वरुण लड़का जलंधर वाला, 2-4 और थे हम, 10 के लोग होंगे। तो सारे कहते जी चलो यार, वो थोड़ा दिमागी था बैरी डांसर, कहता छोड़ो यार आज कंपटीशन करते हैं हम। तो ये एक्चुअली में रुपिंदर पाल और सब कर रहे थे, रघुनाथ, मैं भी चलो देखने पहुंच गया, मैं कर नहीं रहा था। तो ये कहते कि चलो यार, बैरी डांसर कहता चलो सब कंपटीशन करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जी करना शुरू किया। तो कहते जी जो साइड की बार है ऊपर, इधर की साइड की बार 5-5, नीचे बोर्ड जो साइड बोर्ड है इसके भी 5-5, बीच में गया तो 0, बाहर गया तो -5। अच्छा। और बॉक्स के बाहर गया तो नीचे के बोर्ड नहीं, वो 0, पूरा बोर्ड 0, नेट 0, साइड बोर्ड 5, बार्स 5। साइड बार्स ये नहीं, हाँ, ऊपर वाली लोहे की बार। हाँ, लोहे की बार, और जो साइड के जो बोर्ड है 5 चांस मिलने हैं। हाँ, हर किसी को टोटल पॉइंट्स करने हैं, मतलब ऐसे है। मैक्सिमम देखना है किसके पॉइंट है। हाँ। सबने, किसी का 1 लगा, किसी का माइनस चला गया, किसी का 0-0 ही रहा। मेरे कितने गए होंगे गैस करो आप। चलो यार अब देखो, आपने ऐसे बोल दिया तो 5 पंजे 25 ही देना पड़ेगा आपको। नहीं, मेरे 200 पॉइंट थे, 1 0 गया, 4 मेरे, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर पे एक होते। और ये प्रमाण मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास फोटो है, मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं वो शेयर कर सकता। उन्होंने फिर मुझे 100 के नोट पे साइन करके वर्ल्ड बेस्ट ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह के नाम से मुझे वो दिया। वो मैंने रखा हुआ अपने पास वो नोट। वाह। अब जो करंट इंडियन टीम है उसमें आप कोई देखते हो ऐसा कि आपके आसपास भी कोई भटकता है? अच्छे लड़के हैं। जुगराज अच्छा लड़का है जो अभी नया आया है। हरमन अच्छा कर रहा था, अभी आई थिंक ब्रेक ली है, मुझे आई डोंट नो क्या रीज़न है। लेकिन क्या है ना कि वही बात है कि 1-2 से ज़्यादा भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। लड़के जूनियर से अच्छे आ रहे हैं। बात यह है कि जब ये खिलाड़ियों को ज़्यादा चांस देना चाहिए जूनियर्स को ऐसे टूर्नामेंट में जहां हमें टीम को खड़ा करना है। आपको सीनियर्स जैसे अजलान शाह टाइप के टूर्नामेंट होते हैं ना, तो हमें अगर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है, ओलंपिक्स खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, एशियन गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक के लिए डायरेक्ट बिल्कुल गोल्ड लेते ही क्वालिफायर है, हमें फिर 2 साल तैयारी के मिल जाते हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट्स में तो ठीक है फुल टीम जाए, लेकिन जो छोटे टूर्नामेंट्स हैं या जो इन्विटेशनल 4 नेशन 6 नेशन लोग ट्राई करें यंग प्लेयर्स को, उसमें लेके ही बी टीम जानी चाहिए। आप जब 17 साल के थे तो आपने एंट्री मार ली थी इंडियन टीम में, 17.5 साल का था। तो उस टाइम वैसे क्या ऐसा ओवरऑल माइंडसेट था कि यंग प्लेयर्स को लो कि आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट थे? जब मैं 17 साल का था जूनियर टीम में आ गया था,
उस समय तो जूनियर में तो चलता था, 21 साल अंडर 21 एज थी, तो 17 साल में खेल रहा था। और उस समय सीनियर्स कैंप में ना ड्रैग फ्लिकर की बहुत कमी थी, और मैं पहले ही टूर्नामेंट में 12 गोल दाग कर आया हुआ था। फाइनल्स में पाकिस्तान को 4 अंडर 17 टाइप, अंडर 21 में 21। अच्छा, पोलैंड टूर्नामेंट था, 5-0 से हम पाकिस्तान से जीते, तो 5 में से 4 गोल मेरे थे। तो आते ही केपीएस गिल साहब को होता था कि यार जो ऐसा लड़के हैं ना, इनको सीनियर में कैंप में लेके जरूर आओ। मुझे कैंप में लेकर आए तो मुझे मौका दिया खेलने का। फिर पहला मैच वर्ल्ड चैंपियन के साथ, जर्मनी के साथ, पहले ही मैच में पहला ही गोल मेरा। अच्छा, जर्मनी के साथ 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुल्तान अजलन शाह। सुल्तान अजलन पर उसके बाद फिर मैं मतलब टीम के साथ बनते गए। और ग्रीस का एक्सपीरियंस कैसा था, एथेंस का? थोड़ा उस टाइम आपको मतलब आप बहुत ही यंग रहे होगे। मैं यंग भी था, लेकिन मेरे साथ एक मिस हैपनिंग भी हुई थी। अगर आप देख सकते हैं तो ये और ये यहाँ पर ये स्टिचेस लगे हुए थे। आप पुरानी फोटोज मेरी देख लेना, मैं बैंडेज के साथ पूरा ओलंपिक्स खेला हूँ। स्टिचेस लगे हुए थे, ये देखो, ये और ये। तो ये उससे पहले हो गया था ओलंपिक्स? हाँ, ये जो यहाँ, हाँ ये देखो, ये और ये जर्मनी में ट्रेनिंग कैंप में जस्ट बिफोर ओलंपिक्स हुआ था, लेकिन स्टिचेस के साथ ही फिर मैं पूरी ओलंपिक्स खेला हूँ। और इतनी जल्दी सक्सेस मिला इन द सेंस कि इंडिया के लिए खेल रहे हो, ओलंपिक्स में पहुंच गए 17-18 साल के। उस टाइम लगता था कि फाड़ना है, कि उस टाइम थोड़ा सर पे चढ़ गया था ये बात? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में, आप मेरी ना पुरानी से पुरानी इंटरव्यू सुन लो, इवन आपने तो मेरे को बहुत क्लोजली आप बता रहे हैं जैसे बहुत मतलब मैं ना तो फालतू किसी से बात करता था। टीम में एज अ टीम मेंबर सिर्फ प्रैक्टिस की तरफ ध्यान। मैं कभी शो ऑफ वाली कभी इंटरव्यू में भी नहीं सुना होगा कि हम वो कर देंगे। हम हमेशा, मैं एज ए कैप्टन भी मेरी एक ही इंटरव्यू आती थी, मैच बाय मैच जाएंगे। क्योंकि मेरे को ना, मेरे जो कोच थे इंद्रजीत सिंह, वो मुझे सिखाते थे, कहते बेटा जिस दिन कॉलर खड़े हो गए ना, ये सोच लेना तेरी हॉकी खत्म हो गई है। और मुझे मेरे ना मम्मा मुझे बहुत चीज़ें सिखाते थे। मुझे बहुत सी चीज़ें उन्होंने लाइफ में मेरे डाउन पार्ट में बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मदर का, मेरे ब्रदर का और मेरे फादर का, ये 3 ऐसे पिलर रहे हैं मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे मतलब कि जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करवाया है। मतलब मेरा पहला टूर था, और कम फ्रॉम वेरी बिलो मिडिल क्लास फैमिली से। जब मैं पहला इंडियन टीम का टूर किया तो मेरे मम्मा ने कान की बालियां भी बेची हैं मेरे लिए उस टाइम पे। मतलब एक लेडी को अगर आप पूछें कि आप गोल्ड बेचो, तो कहेगी नहीं, गोल्ड कुछ और कर देते हैं। तो मेरे मदर ऐसे लास्ट नहीं रिजॉर्ट होता है गोल्ड बेचना। हाँ, तो मेरे मदर ने उस समय ये काम भी किया है हमारे लिए। और मेरे मदर को हमेशा रहता था कि मेरा बेटा, मेरे आप एक इंटरव्यू है मेरे मदर की, मेरे मदर अब नहीं रहे, तो उन्होंने मेरे को उस इंटरव्यू में, मेरे मम्मा कहते हैं कि मेरे को सिर्फ एक ही सपना है, जब मेरी गोली लगने के बाद, जब मैं अभी ठीक नहीं हुआ था और मैं अभी फील्ड पे भी नहीं आया था, उनका कहते हैं एक ही सपना है, पैसे कितना भी लग जाए, कुछ भी हमारा चला जाए, हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन बच्चे को दोबारा इंडिया खिलाना है। इंडिया खिलाना, ये नहीं कि चलो मतलब ठीक तो हो ही हो, इंडिया भी खेलना है। इंडिया खिलाना। आप थोड़ा बताओ इसका गोली वाला सिचुएशन, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? 2006 22 अगस्त, ये मुझे लगता है कि ये डेट जिन लोगों को मेरे बारे में पता, उन लोगों को तो पता है कि 22 अगस्त 2006 को गोली लगी। सुबह ट्रेन में सफ़र कर रहा था, ट्रेन में गोली लगी। ये यहाँ तक लोगों को तो बहुत कुछ पता है, पिक्चर ही देख ली सबने, पिक्चर ही देख ली है। तो लेकिन ये है कि जिस दिन गोली लगी उससे एक दिन पहले की कहानी बताऊंगा मैं। शायद ये मुझे लगता है मैं पहला पॉडकास्ट होगा जिसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, पहला पॉडकास्ट। वाह। मैं और मेरा ब्रदर विक्रम पाजी, तो हमारे पास उस समय जैन कार होती थी। ब्रदर इंडियन ऑयल में थे, मैं उस समय, उस टाइम के 19-20 साल के हो गए? मैं 20 साल का था। तो आपने ओलंपिक्स खेल लिया था इंडिया में, आप रेगुलर खेल रहे मैं थे? कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुका था, इंडियन ओलंपिक्स गेम खेल चुका था, वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था। तो मैं और मेरे भाई साहब दोनों ना, हम
अम्बाला हमें बहुत नज़दीक पड़ता है, तो स्टेशन के बिल्कुल साथ में ना, कैंट स्टेशन के साथ में वहाँ टिकट रिजर्वेशन काउंटर है। ये नहीं सुनी ना कहानी? नहीं। मैं और मेरे ब्रदर दोनों गए टिकट बुक करवाने। टिकट बुक करवाने गए तो लाइन में खड़ा हुआ मैं, इंडियन टीम में खेलता हूँ, लाइन में खड़ा हुआ हूँ। जब मेरा टर्न आया, लंच ब्रेक हो गया। आज अभी के अभी मेरे ब्रदर को फ़ोन कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहीं से उनसे पूछ लेना जिस दिन आप टिकट करवाने गए थे तो क्या हुआ था। टिकट बुक कराने के लिए पहुँचे, लंच ब्रेक हो गया, आधे घंटे बाद वो खुली, हमने बुक करवाया। मेरा ब्रदर बोल रहा है कि यार तू क्यों ट्रेन में जा रहा है? मैंने कहा यार पीछे से ना एक मेरी टीम के बंदे आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ आगे निकल जाऊंगा, फिर स्टेशन से ही हम लोग यार होटल चले जाएंगे, एक रात रुकना है, अगले दिन हमारी फ़्लाइट है जर्मनी के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। तो कहता चलो ठीक है। इतने में जी ट्रेन की टिकट करवाई, ट्रेन की 7वें डिब्बे में मेरी वो थी, कालका शताब्दी में। तो जैसे ही बुक हुई तो मैंने उसको फ़ोन किया अगले दिन सुबह। मैं नहा रहा हूँ, नहाते नहाते ये सोच रहा हूँ, मैं क्या यार 3-4 महीने से हम कैंपों में हैं यार, ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो, बाबा जी कृपा करें तो यार अच्छा रिज़ल्ट आए, तो उसके बाद यार रेंट पे रहते थे हम, तो हम यार अच्छा रिज़ल्ट आए तो हम लोग यार अपना घर बनाए। मैं और मेरे ब्रदर हम नीचे सोते थे, बेड भी नहीं थे हमारे पास उस टाइम तक। क्यों? क्योंकि मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम था। जो मेरी नौकरी से पैसे आते थे डाइट पे, उस पे निकल जाते थे। पिताजी का काम चलता नहीं था, भाई की सैलरी से सारा घर चलता था। और गाड़ी भी डिपार्टमेंट से जो लोन मिला उससे गाड़ी ले ली। अब गाड़ी में तेल नहीं डलवाया, दिल्ली इसीलिए तो गाड़ी में भाई छोड़ के नहीं आया क्योंकि तेल डलवाना पड़ेगा। कहाँ इतने उस समय, मतलब यहाँ तक सोचते थे हम। तो फिर उसने, चलो मैंने कहा कोई नहीं, तो वहाँ से फिर मैं स्टेशन निकला। स्टेशन पे चलो वो फ़ोन किया, वो कहता 8वें नंबर डब्बे में है हूँ मैं, तू उधर ही आ जा। फिर मैं 8वें डब्बे नंबर में चला गया, वहाँ बैठे, पहले 2 वाली सीट पे बैठे, फिर 3 पे शिफ्ट हो गए क्योंकि अंदर जो टीटी था वो भी हॉकी प्लेयर था। अच्छा। तो वो कहता यार हम करनाल के, हमने कहता ब्रेकफास्ट कब करना, मैं करनाल क्रॉस करके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसने मुझे ना एपी आती थी उस समय, नई नई शुरू हुई थी, उसने ना हमें दी। मैंने 2 या 3 सिप लिए होंगे। ऐसे ट्रेन चल रही है, अभी कुरुक्षेत्र भी नहीं पहुंची है, मतलब इवन शाहाबाद क्रॉस किया है अम्बाला से चल के, 20 किलोमीटर का रास्ता है। तो 2 या 3 मिनट हुए होंगे शाहाबाद क्रॉस किए को, एकदम से साउंड, ऐसा साउंड जैसे मैं लोहे की, मतलब ब्लास्ट वाला, और लोहे की रॉड किसी ने कमर में घुसा दी हो। मेरी बॉडी ऐसे जंप करती है। जंप करने के बाद मैं थोड़ा ऐसे गिरता हूँ, गाली देता हूँ पंजाबी में पूरा प्रॉपर वाली, क्योंकि पता ही नहीं क्या हुआ एकदम से। कमर में पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है जो निकल नहीं रही है, घुसा तो दी है, कोई निकाल ही नहीं रहा भाई। जैसे होता है ना किसी ने कोई चीज़ डाल दिया और कोई निकाल ना रहा हो। तो एकदम से मेरे जो सलाइवा जो ना यहाँ से गिर रहा है, मैं ऐसे टेढ़ा हो रखा हूँ। तो इतने में वो जो मेरा लड़का जो टीम पार्टनर था उसने मुझे कहा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो भी घबरा गया, वो इस साइड बैठा था, मैं कॉर्नर की सीट पे बैठा था। तो वो कहता कुछ नहीं होता। वो जो तीसरी सीट पे वो टीटी था, पीछे से जब उसकी ऐसे गोली लगी ऐसे क्रॉस, तो उसने कहा कि मेरे से गलती से गोली चल गया। फिर मैं और गालियां दे रहा हूँ उसको। नहीं था कौन वो आपसे? रेलवे पुलिस का एसआई ऑन ड्यूटी था, वर्दी में था। शिट। देन मेरे को वहाँ से उठा के नीचे रखा जाता है, मेरी दोनों टांगे ऑन द स्पॉट डेड, काम नहीं कर सकती, मैं ऐसे भी नहीं उठा सकता हूँ। अभी ट्रेन चल रही है? ट्रेन को कुरुक्षेत्र रोक लिया बीच में क्योंकि स्टॉपेज नहीं था। मेरे को जी वो होता है ना वो स्ट्रेचर जिसपे लाशें वगैरह रखते हैं, ट्रेन के नीचे कोई आता, ऐसे कुरुक्षेत्र उसने वीटी की अंदर से। तो स्टेशन से कोई आया, उसने लेके जी मेरे को उस पे डाला। अब ये नहीं पता कि स्टेशन का वो था स्ट्रेचर या ट्रेन का था। तो उस पे ब्लड के दिख रहे हैं, ब्लड लगे हुए हैं किसी और के। तो बुरी हालत वाला। हाँ, उसके ले आके मुझे नीचे रख दिया जी स्टेशन पे कुरुक्षेत्र। और तकरीबन मैं वहाँ 1.25 घंटे वेट किया जी। ऐसे ही पड़े हुए हो?
कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मुझे ऑटो 3 व्हीलर पे मुझे ले जाया गया सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ मुझे एक्सरे होता है। एक्सरे में कहते हैं जी इसको तो गोली नहीं लगी है, क्योंकि गोली राइट साइड के स्पाइनल कोड से एंट्री की, ऐसे घूमती घूमती लोअर एब्डोमेन में आके स्टक हो गई थी। स्ट्रॉन्ग एंट्री थे, उस साइड से थी। हाँ स्ट्रॉन्ग था, मसल स्ट्रॉन्ग थे, और स्पाइनल कोड को हिट हुई है, क्रॉस डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे आके रुक गई, और जिसके कारण से पैरालाइज हो गया, और तीनों ऑर्गन के बीच में से निकल के आई, रैप्चर किया, पंचर कर दिया सबको, अंदर साहब नीचे ब्लड इकट्ठा शुरू होना हो गया। तो काफ़ी मतलब नीचे ना लोअर एब्डोमेन बहुत हैवी होना शुरू हो गया था, दर्द पेन, मतलब सहन से भी बाहर वाला था। लेकिन मैं बट उस टाइम आप बेहोश नहीं थे, ना मतलब ना ना, होश में थे। मैं बता रहा हूँ आपको पूरा, जो जो मैं बता रहा हूँ मैं पूरा होश में हूँ। कब बेहोश हुआ आपको वो भी बता दूंगा मैं। बट एक सेकंड, जब आप 1.5-2 घंटे वहाँ पड़े रहे तो मैंने फ़ोन किया केपीएस गिल को, अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के, उन्होंने उठाया सुबह फ़ोन, उन्होंने कहा आप जैसे मर्जी करके चंडीगढ़ पहुँचो पीजिए, मैं वहाँ अरेंज करता हूँ आपके लिए, क्योंकि पुलिस फोर्स में रहे हैं, डीजी हाँ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, ही नोज कि कैसे और उसको। पीजीआई अभी बहुत अच्छा है। हाँ। फिर मैंने ब्रदर को फ़ोन किया, मेरे ब्रदर ने कहता क्या हुआ क्या है, पर आपके साथ कौन था उस टाइम? वही लड़का, बस मेरा एक ब्रदर आदमी। मेरा ब्रदर मुझे छोड़ के ऑफिस में आया, तो आपको उन्होंने अम्बाला उनका ऑफिस होता था। हम्म, फिर मेरे ब्रदर ने सीधा वहाँ से गाड़ी भगाई कुरुक्षेत्र के लिए, और मेरे मदर घर पे थे, पापा पंजाब गए हुए थे काम से, पापा को पता ही नहीं है, मोबाइल भी नहीं था उनके पास कुछ समय कुछ। मम्मा ने ऐसे ही घर छोड़ा, भैया ने मम्मा को बोला घर पे लैंडलाइन पे, मम्मा ने पड़ोसी को बोला कि मुझे कुरुक्षेत्र छोड़ के आओ। पड़ोसियों का लड़का गाड़ी में, उस समय गाड़ी पड़ोसियों की थी, दूसरे तीसरा घर छोड़ के उन्होंने छोड़ा। सिविल हॉस्पिटल में मैं चिल्ला रहा हूँ पहले, इतने में मैंने मम्मी को देख लिया। मेरे मम्मी के आने से पहले ब्रदर आ गए थे। भैया कहते कि विक्रम भैया कहते कि मम्मी आ गया, अब चिल्लाना मत। वो तो टूट जाएंगे बेचारी देख के। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सी तक नहीं करी उसके बाद, पीजीआई पहुंचने तक भी सी नहीं की। बहुत दर्द हुई, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसी दर्द कि मैं इवन बातें कर रहा हूं लेकिन सी नहीं कर रहा हूं। वहाँ से जब स्टेशन से, सॉरी सिविल हॉस्पिटल से जब कह दिया कि इसको पीजीआई ले जाओ, रेफर कर दिया, एम्बुलेंस में तेल नहीं है। पर सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ ट्रीट तो नहीं कर पाए होंगे, सिर्फ कुछ कर ही कोई नहीं सकते, मतलब कर ही नहीं सकते, पेन किलर कुछ दे भी दी नहीं, होगी। कुछ भी नहीं पाजी। इवन की ब्लड दे रहे थे, ब्लड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। बेस्ट पार्ट क्या था, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी मेरी, मेरे बीपी वगैरह कुछ नहीं था बिल्कुल, क्योंकि एथलीट था, हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग करके आ रखा था, 3-4 महीने वर्ल्ड कप की टॉप क्लास ट्रेनिंग कर रखी थी, 6 पैक बॉडी थी। तो उस दौरान वहाँ, लेकिन एम्बुलेंस में तेल नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड ने और मेरे ब्रदर ने तेल डलवाया अपनी पॉकेट से, फिर वो एम्बुलेंस पे मुझे लेके गए चंडीगढ़। रास्ते में मम्मी और भाई एम्बुलेंस में थे, भाई वाली जो गाड़ी, फिर वो मेरा एक दोस्त जो हॉकी टीम का था वो साथ में चंडीगढ़ तक लेके आया। मेरे से ज़्यादा वो घबराया हुआ था। पूरे रास्ते में मेरे मदर मतलब कि पाठ करते रहे, मतलब उस समय कितना हॉकी मीडिया में, 1-2 मीडिया में आया कि हॉकी प्लेयर संदीप सिंह को गोली लगी, हॉकी प्लेयर संदीप सिंह को गोली लगी। इतना कौन जानता था हॉकी में, इतना तो अब रिश्तेदारों को पता ही नहीं है किसी को कि कौन, इतना मीडिया एक्टिविटी कोई देखता नहीं था। हम पहुंचे जी 4 बजे के आसपास चंडीगढ़। क्यों? क्योंकि एक चंडीगढ़ का रास्ता है अम्बाला से सीधा चंडीगढ़, और वो पुल है जीरकपुर से पहले, उसको रिपेयर किया जा रहा था, रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा था, वाया राजपुरा कर रखा था, मतलब 1 घंटा और फालतू। चंडीगढ़ पहुंचे, पहुंचते ही उन्होंने एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ किया। सुबह 7:45 बजे, तो 8:15 बजे गोली लगी थी मुझे। पीजीआई गए फिर? हाँ पीजीआई 8:15 बजे के आसपास सुबह गोली लगी थी। 4 बज गए पहुंचते? 4 पहुंच गए मुझे, पहुंचते पहुंचते वहाँ सब कुछ करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी ऑपरेशन करेंगे। फिर डॉक्टर विज होते थे, उन्होंने ऑपरेशन किया। डॉक्टर मनदीप ढिल्लों थे ऑर्थोपेडिक के, वो साथ में थे।
2-2.5 घंटे ऑपरेशन चला मेरा, उससे थोड़ा लंबा था, 3 घंटे से थोड़ा कम था। मैं कोमा में चला गया। शिट, मुझे 22-23 दिनों बाद होश आया पाजी। जब होश आया तो मेरी मॉम मेरे पास ना, मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे था, तो 22 दिन वहीं थे पीजीआई में? मैं बहुत दिन रहा हूँ, मैं 45 दिन के आसपास पीजीआई। मतलब इस पूरे दौरान आप हाँ, वहीं? मैं पीजीआई में था। हम्म। मैं ऐसे आंखें खुली तो मैंने देखा इस साइड, मेरे राइट साइड में मदर एक टांग पे पाठ कर रहे हैं, दीवार का सहारा लेके। मेरी आँख खुली तो मैंने पानी मांगा, होंठ सूख जाते थे ना, तो पानी दिया। तो उन्होंने पाठ करते करते ना फिर बाहर गए, तो भैया को बुलाया। मेरे ब्रदर बाहर एक छोटी सी कुर्सी होती थी, उसके ऊपर बैठ रहते थे 24 घंटे, बड़े भैया। तो मदर आए तो कहते ठीक है, मैं कहा ठीक है चलो जी। तो मैंने देखा कि मेरी टांगें काम नहीं कर रही हैं, इतना 40-45 किलो का वेट रह गया था मेरा, क्योंकि 24 घंटे आपको यहाँ से एक इंजेक्शन होता है मॉर्फिन टीका, जो स्पेशली आर्मी वालों को उनको दिया जाता है जब आपको अगर कोई युद्ध में कोई लग जाए तो वो इंजरी? खुद से लगा सकते हैं, वो पेन किलर टाइप का होता है। प्लस लिक्विड आपको एंटीबायोटिक जा रही हैं, कॉन्टीन्यूसली रनिंग कर रही हैं यहाँ से। यहाँ सेंटर पॉइंट बना रखा था उन्होंने, इतना बड़ा ना स्टील की वो डाल रखा था यहाँ पे। तो बहुत मतलब अलग टाइम था। तो उस दौरान ना मैंने आपको एक बात अभी पहले कही ना कि मेरे मदर ने और मेरे ब्रदर ने और मेरे पापा ने बहुत मेरा साथ दिया। तो कुछ दिन लगे, ठीक हुआ, थोड़ा हेल्दी सा हुआ, हेल्दी मतलब बातचीत करना शुरू किया। तो मैंने मदर से एक बात कही, मम्मी मुझे ये बताओ कि मैं ही क्यों, वाई मी, यार मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया भाई, मैं तो देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ भाई, खेलने जा रहा हूँ, मैंने कहा उनसे कोई घूमने भी जा रहा हूँ, मैं तो खेलने के लिए जा रहा था, और खेलना भी वो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो मदर कहते इसका जवाब तुझे मिलेगा लेकिन समय लगेगा, क्यों तुझे चुना गया। भाई समय लगा लेकिन मुझे जवाब मिला। क्या लगता है आपको क्यों? बताते हैं। 2012 6 गया, 7 गया, 8 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जाके मुझे जवाब मिला उसका, 12 साल बाद जब सूरमा बनी। क्योंकि पाजी मेरे से कई ग्रेट 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 हॉकी प्लेयर इंडिया में वर्ल्ड में बैठे हैं, लेकिन किसी के ऊपर बायोपिक नहीं बनी। लेकिन हाँ इतना था कि गोली लगने के बाद पहला ऐसा हॉकी खिलाड़ी था कि जो इतनी बड़ी इंजरी के बाद कमबैक करके पहले से भी बेहतर होकर आया। तो शायद ये बाबा जी का साइन था, आशीर्वाद था, इसलिए मुझे चुना गया था। ये मेरी मम्मी ने मुझे जवाब दिया बाद में। और क्या है ना कि छोटी सी चीज़ें होती हैं, एक यंग कोई 4-5 साल का बच्चा है सपोज, उसने आपकी स्टोरी सुनी हो, कहाँ से अब अगले 10 साल में 15 साल में वो बेस्ट प्लेयर बन जाए कहीं का, या बहुत अच्छा इंसान बन जाए, या मतलब उसकी रेजिलियंस डेवलप हो जाए। वो ऐसे ही इंस्पिरेशन स्टोरी से ही होता है ना। हो सकता है आपसे कोई मतलब ना हो, उसको उसने एक पिक्चर देखी, पिक्चर से एक इंस्पिरेशन मिली। पिक्चर कैसे शुरू हुई, कैसे उसका आइडिया कहाँ से आया? किसी ने आपको अप्रोच किया हाँ कि हाँ, आप? ये ऑस्ट्रेलिया में थे मैं, तो मैं ऑस्ट्रेलियन हॉकी लीग खेल रहा था। तो मेरे फ्रेंड लगा लो या भाई जैसे हैं मुंबई में, उनका फ़ोन आया दीपक सिंह का, कहते यार चित्रांगदा सिंह आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने कहा यार पाजी क्यों मजाक बना रहे यार कोई और नहीं मिला यार सब, क्योंकि मैंने कहा यार मेरे को क्यों बात करेगी वो। कहते यार मैंने तेरी स्टोरी बताई है। वो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को गोली लगी और इतना ऐसे स्ट्रगल करके मेरे से कैसे ये स्टोरी रहेगी, बिकॉज शी इज उनका हस्बैंड भी, उनके ब्रदर भी सब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, हाँ। हाँ बिल्कुल। तो मेरी बात करवा दी। मैं अपने दोस्तों के साथ कैफे में कॉफ़ी पी रहा था, तो कहते कि कहाँ हो, मैं कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया हूँ। कहते बॉम्बे आ सकते हो। मैंने कहा यार मैडम जी प्लीज़ यार, क्यों, मतलब आप चित्रांगदा हो कि नहीं ये तो पहले मुझे ये नहीं पता, दूसरा आप मुझे कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे आ जाओ। मैं क्या कोई मजाक है यार है? मैं खेल रहा हूँ। कहते कब आना है ऑस्ट्रेलिया से। मैंने कहा जी 3 दिन बाद फ्लाइट है। कहते मैच कब है। मैं कहा जी मैच तो ख़त्म हो गया, मैं 2-3 दिन थोड़ा बाद में वैसे ही अपनी फ़्लाइट लेट करवाई है। तो कहते
मैंने कहा लेकिन मैं इंग्लैंड होके आऊँगा, मुझे इंग्लैंड भी 2 मैच हैं। तो कहते हैं इंग्लैंड के स्किप कर सकते हो? मैंने कहा जी कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आना क्यों है? कहते बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो मैं कहा बात नहीं करी उस टाइम, ये नहीं बताया कोई मूवी है नहीं ये नहीं वो? नहीं सुन, हाँ। कहते जी ज़रूरी काम है। मैंने कहा प्लीज़ बता दीजिए। हम्म, मैं कहा मैं इंग्लैंड में मैच खेलना है, मेरा प्रॉमिस किया हुआ, मैंने यार उनसे एक वादा किया हुआ मैं। तो कहते कि बात करके देखो, हम आधे घंटे में कॉल करते हैं। मैंने इंग्लैंड बात की, कहते कोई नहीं, अगर नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मुझे मान लिया। तो मैं फिर भी मेरी फ़्लाइट तो वाया इंग्लैंड थी। मैं सिडनी से केएल, केएल से लंदन, लंदन से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। 2-2.5 दिन लगे मुझे और इकोनॉमी क्लास में। ये कैसे लंबा चक्कर बना के अरे घूम के जब आया? मैं इंग्लैंड से गया ना ऑस्ट्रेलिया लीग खेलने, तो अच्छा, तो वाया इसलिए फिर वाया वाया हाँ केएल गया। हाँ, तो तो उसी का रूट उसी वापस का था। रूट वापस आना पड़ा, क्योंकि हाँ टिकट ही वो थी। हाँ। तो जब मैं पहुंचा बॉम्बे में, तो उतरा एयरपोर्ट, तो आगे वो लेने आया हुआ था भाई। तो गाड़ी चित्रांगदा की थी, मैडम की। तो मैंने कहा भाजी अपनी गड्डी कितने आ? वो कहते वो नहीं, आप इस गड्डी ते जाना। मैं कहा ठीक है जी। मैं पीछे बैठ गया, वो भी पीछे बैठ गया। तो मैडम छोटी सी, अब अगली सीट पे बैठे भी हैं कि नहीं मुझे पीछे से दिखा ही नहीं। अच्छा, छोटी बैठी मतलब नहीं थी? एज हाँ मेल और फीमेल में फर्क होता है हाँ ना। हाँ तो ड्राइवर चला रहा था। मैं कहा यार पंजाबी गाने ला दे यार अब। हाँ। तो वो इतने में ना, वो मेरे को करे चुप। मैं कहा, शायद हो सकता है भी ड्राइवर को मैं। तो मैडम ने आगे से बोला हेलो संदीप। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ गई? तो मैं कहा हेलो। कहते मैं चित्रांगदा। मैं कहा हेलो मैडम। मैं कहा अच्छा, मेरे से मजाक नहीं हो रहा था? मैं कहते नहीं। कहते अच्छा ऐसा है कि तेरी स्टोरी सुनी, हम सोनी पिक्चर्स के पास जा रहे हैं और आपकी बायोपिक बनाने की बात चल रही है, तो उनको अपनी जर्नी सुनानी है। मैंने कहा मैडम मैं सच्ची दसा मैंने नींद बहुत आ रही है, मैं तो भूखा हूँ। कहते वहीं अंदर ही मंगा देंगे, ये बहुत बड़ी मुश्किल से आधे घंटे की मीटिंग मिली। और उस समय पीकू की शूटिंग चल रही थी, अमिताभ अच्छा। बच्चन जी वाली पीकू। वो दीपिका हाँ। पादुकोण। तो वहाँ पहुँच गए उनके ऑफिस में। वहाँ एनपी सिंह होते थे, बिल्कुल अभी भी हैं। अभी भी हैं। एनपी सिंह तो और जो उनकी पूरी टीम ना, उन्होंने आधा घंटा दिया सुनने के लिए। तो मैंने कहा जी, मैं वो पंजाबी थे, तो मैंने कहा जी मैं एक गल कहां। मैं कहा जी मैंने यहाँ तो ब्लैक कॉफ़ी पिया दो, तो थोड़ा जिहा कुछ दे दो, मैं भुख भी बहुत लगी तो नींद आ रही है। कहते जी कोई चक्कर नहीं। उन्होंने उत्थे ऑफिस च ब्लैक कॉफ़ी तो सैंडविच वगैरह मंगाता। आप बिलीव नहीं करोगे, पीकू की शूटिंग के लिए बार बार फ़ोन आ रहे थे जी, ऐसे ऐसे करके अमिताभ सर को बुला रहे हैं, ऐसे वो बुला रहे हैं एनपी सर को, और एक वो मैडम थे, को और नाम नहीं मुझे पता उनका, स्नेहा रजानी। इन दोनों को ना वो, क्योंकि इन्हीं से बात करते थे वो, क्योंकि सोनी ही उसको प्रोड्यूस कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि शूट 2.5 घंटे आगे कर दो। तेरी आधे घंटे की अपॉइंटमेंट थी, 3 घंटे मैंने स्टोरी सुनाई। 3 घंटे बाद वहाँ से उठा। उन्होंने कहा जी विद इन वीक हम आपको बता रहे हैं हम आपकी मूवी बनाएंगे या नहीं। वीक तो बहुत दूर था जी, दूसरे दिन ही मेल आ गई थी कि डन है, हम अब आगे प्रोड्यूस हम करेंगे, डायरेक्टर और हीरो वगैरह के ऊपर हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो आपको कोई राइट्स के कुछ पैसे देते हैं? मैंने लिए ही नहीं थी। मैंने कहा जी मुझे मेरा एक ही मेरी शर्त थी, जिसके ऊपर मैं अपने आप को बहुत फील प्राउड भी करता हूँ उस चीज़ को लेके। मैंने कहा था जी सरदारों का रोल है इसमें, मैं सिख हूँ, मैं सरदार हूँ, तो इसमें मजाक नहीं दिखना चाहिए। इसलिए हमने दिलजीत पाजी को ही चुना। रियल सरदार तो फिर रियल है। और उस समय बॉलीवुड में उनको कोई इतना जानता भी नहीं था। माइलेज भी नहीं मेरा, मैं अड़ गया था जी दिलजीत पाजी के लिए। पर आप जानते थे पर्सनली या नहीं? मैं मिला भी नहीं कभी, मेरी बात भी नहीं हुई थी कभी। बस मेरे को ये था कि रियल दिखना चाहिए बंदा। क्योंकि मैंने ना 2-3 मूवी देखी, जैसे सिंह इज किंग थी, अक्षय अरे वो पाजी मजाक बन जाता है वो। हाँ। थोड़ा फिर ऐसे ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि कोई कॉमेडी मूवी नहीं है ना, इट्स रियल लाइफ स्टोरी। तो ये थी। फिर दिलजीत पाजी के साथ दोस्ती हो गई? हाँ अच्छे बंदे हैं, रब दे बंदे ने जी। पर मतलब आई थिंक बहुत 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 सारे लोगों को जो स्पोर्ट फॉलो भी करते हैं, है ना, उनके लिए क्या है, एक प्लेयर है वो कल नहीं है। अब जैसे आज इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती, बाई चांस एक प्लेयर नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा,
है ना? पर जो वो प्लेयर कहाँ है, क्या झेल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्या फैमिली ने, जैसे आपके ब्रदर का इतना सैक्रिफाइस, उन्होंने अपना पूरी एक लाइफ तरीके मेरे से ऊपर पूरी लाइफ कर डाल दी। दी। हाँ, तो वहाँ से आपको कैसे, जब जब पैरालिसिस हो गया था एक तरीके से, तो जाग तो गए, मतलब कोमा से बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद क्या फीलिंग थी, कैसे, क्या बोला डॉक्टर्स ने कि अब चल नहीं पाओगे, खेल नहीं पाओगे, क्या? भाई देखो, डॉक्टर्स का पहला जब मेरे को इंटरेक्शन हुआ, बिल्कुल 2-3 दिन लगे बिल्कुल सेट होने में। डॉक्टर्स की टीम आई, तो जैसे मेरा ये बेड है, सामने दरवाज़ा है, मोम वगैरह इधर थे, इधर एक सोफ़ा हल्का सा छोटा सा लगा हुआ था। तो डॉक्टर्स ने आके कहा कि आप से बात करनी है, सभी लोग बाहर हो जाओ। तो मेरे को लगा, क्योंकि ना मैं ये लेग्स के ऊपर इवन कपड़ा तक नहीं रख सकता था। मेरे बेड को कोई ऐसा हल्का सा ऐसे टच करता ना, कमर में दर्द होता था ओ तेरी। जब मुझे होश आई है। मेरे ये देखो कि कोई सफाई रूम में करने आता ना, झाड़ू मारने आता था, तो वो झाड़ू जैसे बेड के नीचे लगता है ना, पावे पे, तो उससे भी दर्द होता था मुझे। और वो तब जब इतनी पेन किलर चल रही होगी उसके बाद। हाँ, और भाई 24 घंटे में बड़ी मुश्किल से 1 घंटा सोता था मैं। 1 घंटा, कई महीनों तक नहीं मैं सोया। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, वो भी पिल दे के मुझे सुलाया जाता था, नींद नहीं आती थी मुझे। और खा सकता नहीं हूँ, पी सकता नहीं हूँ, बॉडी कहाँ से सर्वाइव करेगी? क्योंकि आपका तो सारा स्टमक खोला हुआ है ना, यहाँ से मेरा पूरा खोला हुआ था ऐसे, यहीं से तो गोली निकाली है। तो उस दौरान डॉक्टर्स का आके बैठना, बात करना और बोलना कि आप ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, कभी खेल नहीं पाओगे, हम ये सोच रहे हैं कि आपको व्हील चेयर तक भी कैसे बिठाएं। ये डॉक्टर्स की वर्डिंग थी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बहुत से इंटरव्यू में ये बोला हुआ है, मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा ये सामने दरवाजा, आप जा सकते हो, मैं आपसे दोबारा मिलना नहीं चाहूँगा। बड़ा रोया अकेला, बहुत रोया मैं अकेला, बहुत रोया। मैं किसी के सामने रो नहीं सकता हूँ, बहुत रोया मैं। फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, कम बैक करना है। फिर मैंने भैया को बोला कि मेरी हॉकी स्टिक बैग होगा जो लेके जा रहा था वर्ल्ड कप में, उस स्टिक बैग में ये वाली हॉकी लेके आओ। फिर मैं अपनी हॉकी के साथ सोता था। एक फीलिंग आती थी कि इसको दोबारा पकड़ना है, इसको दोबारा खेलना है। लगा टाइम लगा बहुत। मतलब मेरे मौसी हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, थोड़ी जोक फनी बात बताता हूँ। तो वो मेरे मम्मी को कहते कि हमें नहीं पता था, वो देखो अब क्या होता है ना कि हमें भी नहीं पता था। हम लोग क्या कहते हैं कि यार फिल्मों में देखते थे हीरो को गोली लगी, दूसरे सीन में ठीक हो जाता है। तो उन्होंने मेरे मम्मी को ये बात कही, कहते मुझे नहीं पता था कि इतने स्ट्रगल से संदीप सिंह निकल के आया है। लोगों को लगता है कि यार अब सूरमा 2 घंटे में हम क्या दिखा सकते कितना हैं। दिखा सकते हैं, हाँ। और आप आज आप हमें भी बता रहे हो, लेकिन एक एक दिन, एक एक ये चीजें मिनट नहीं। हाँ, कैसे आदमी। आप ये देखो कि मैं बाथरूम में गिर जाता था, बाथरूम नहीं कर सकता, मेरा मतलब टॉयलेट पोर्ट पे नहीं बैठ सकता था, इतना कमजोर हो गया था मैं। अगर हम मेरी कोई एक व्हील चेयर पे जिस दिन मुझे पहले दिन बैठाया ना, उसकी फोटो देखो, अब मेरे नीज देखो, मेरे थाई से नीज बड़े हैं। मैं मतलब कि लोगों को लगता है कि यार ये ऐसा बन गया, ये ऐसा हो गया, स्टार हो गया, ये ऐसा हो गया, लेकिन अच्छे दिनों को तो सारे नोट करते हैं, बुरे दिनों को कोई नोट नहीं करता है। देखिए, हमेशा लाइफ में एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, बहुत से बुरा दिन भी देखे हैं, अच्छे से अच्छे दिन भी देखे हैं, जब पूरा स्टेडियम आपका नाम से चिल्ला रहा है, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। वो भी दिन देखें कि आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है आप गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, ऐसे दिन भी देखे हैं। तो ये चीज़ों से जब निकला, हार्डवर्क से, स्ट्रगल से, तो उस समय फिर एक चीज़ जरूर मेरे माइंड में आती थी कि यार लाइफ में ना, मतलब एक जैसा कोई भी दिन नहीं रहता है, लेकिन बात यह है कि आपको पब्लिकली या लोगों के लिए एक हेल्पफुल रहना है। क्योंकि देखो, आज अगर आप किसी की हेल्प कर दोगे, क्या पता उसको कितनी नीड है। क्योंकि मेरे जब आपको थी तो हाँ,
बहुतों ने नहीं करी, लेकिन किसी एक दो लोगों ने भी करी, नहीं उससे करी है, बहुत ऐसा फर्क नहीं है कि पड़ा। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों ने नहीं करी तो किसी ने नहीं करी, तो बहुत किसी से ने लोग करी सामने भी। आए हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जी अपनी लाइफ के अंदर, जिनको मैं जानता नहीं था लेकिन उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की है, और एक अरदास। से बड़ी चीज क्या हो सकती है? आपका कोई बाहर भी ट्रीटमेंट हुआ ना इंटरनेशनली, तो वो कैसे हुआ? वो कौन ले गया? उसका खर्चा किसने उठाया? KPS गिल साहब होते थे उस समय जी, फेडरेशन के प्रेसिडेंट, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है। ये सेट नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो उन्होंने मेरा बाहर जाने का, आने का खर्चा, मतलब टिकट्स, और वहाँ पर जो रिहैब की फ़ीस थी वो पे की। फिर मैं एक क्लब में खेलता था पर नीदरलैंड में। कहाँ गए थे आप? मैं नीदरलैंड में गया अच्छा। था। तो नीदरलैंड में जिस क्लब से मैं खेलता था, उस क्लब के अंदर उन्होंने मेरे को वहाँ पर अकोमोडेशन क्लब की तरफ से, और वहाँ जो खाने पीने का और जो खर्चा था वो उन्होंने किया था। तो मतलब एक तरीके से गिल साहब ने जो किया वो पर्सनल लेवल पे किया, मतलब फेडरेशन का की तरफ से था वो कि? नहीं था तो फेडरेशन की तरफ से, लेकिन गिल साहब को था कि एक अच्छा खिलाड़ी हो, जल्दी रिकवर हो, और उन्होंने ही कहा था, डॉक्टर कहते थे कि हम अगर गोली को बीच में छोड़ भी देंगे तो अंदर ही उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। कहते नहीं, इसको खिलाना है हमें, एक ही रट रख दे इसको। उनका भी यही था कि हमें खिलाना है, इसको ऑपरेट करो। तो वो पुलिस फोर्स में रहे, IPS रिटायर्ड, IPS DG रैंक के थे, तो उनके मन में था कि इसको नहीं, ये इसको खिलाना है, लड़का यंग है, पूरी लाइफ तंग होगा नहीं तो। जब आप PGI से निकले तो क्या सिचुएशन थी? मैं व्हील चेयर पे था। उस टाइम तो खड़े हो मैं जाओ यही बहुत बड़ी बात हो गई नहीं, होगी। मेरे को तो मतलब ये देख लो कि मैं एक हम नॉर्मल जब बिस्तर पे लेटते हैं तो एक करवट लेते हैं ना, मैं करवट भी नहीं ले सकता था, इस सिचुएशन में था। चीख निकल जाती थी। बेड के नीचे ईंट रखी होती थी एक साइड से, सिर वाली तरफ से ऊपर, सीधा सो भी नहीं सकता था। मेरा घर रेंट पे था जी। जब मुझे गोली लगी, दूसरे दिन उन्होंने बोल दिया घर खाली कर दो। मुझे कोई घर किराए पे नहीं दे रहा था जी। पर ऐसे क्यों? डर था लोगों को, क्या पता क्या होगा। जैसे आज सिचुएशन मान लो किसी का गैंगस्टर किसी को गोली मार दे, जिस परिवार को हैपनिंग हो जाए, तो वो क्या सोचेगा कि यार इसको अगर पता रख नहीं, दिया कोई क्या पता भरोसा हम नहीं, क्या आ जाए यहाँ, कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए। किस कारण से गोली मारी है। क्योंकि उस समय मीडिया तो थी नहीं, आजकल तो एक एक सेकंड्स की आपके मोबाइल में न्यूज़ आ रही है, उस समय कहाँ थी। अब अफवाहें ज़्यादा हो जाती थी। अब एक अफवाह मान लो शहर में फैल गई, तो वो अफवाह तो जब तक क्लियर ना हो तब तक कोई घर पे किराए पे नहीं देता था। फिर मतलब एक अंकल थे मेरे पिताजी के दोस्त, उन्होंने फिर कहा कि एक रूम था, एक थोड़ा सा अलग था शेड टाइप का, तो उसमें हम रहे काफ़ी दिन, और वो ऊपर था। मैं हॉस्पिटल में था, जब मुझे होश आई तब उन्होंने चेंज करना था। पहले 10 दिन तो हम कोई भी नहीं गया, सामान निकालना था, सामान हमने कहा 10 दिन का कम से कम टाइम तो दो घर खाली करने के मतलब लिए। ऐसे कैसे एकदम से पूरा? तो फिर उन्होंने 10 दिन में हमने घर ढूंढना शुरू किया। उधर मैं कोमा में हूँ। जब मेरे होश आया तो मेरा सुसु पोटी जो था वो ब्रदर साफ करता था, मैं मम्मी को नहीं, नज़दीक शर्म आती थी। तो फिर मेरे ब्रदर को अपने फेडरेशन उनके ऑफिस वालों ने बोल दिया कि तुम्हें टूर्नामेंट खेलने बेंगलोर जाना है। वो जाना नहीं चाहते थे, कहते जाओगे नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। उनको जाना पड़ा। फिर मेरे पापा मुझे बोटी सुसु साफ करते थे, मैं मम्मा से फिर शर्माता था। फिर मेरे मम्मा और मेरे मौसी ने घर चेंज किया जाके पीछे से, पापा को जाने नहीं दिया। कि मैं किससे करवाऊंगा, नर्स से करवाता नहीं था, किसी और से कर नहीं सकता था। मम्मा से शर्म आती थी। फिर मम्मा और मौसी गए, घर चेंज किया, और जिस दिन मुझे पहले दिन उस घर में लेके गए तो मुझे चेयर पे बिठाया हुआ था, और 4 लोगों ने पकड़ के ऊपर लेके गए थे। लिफ्ट भी नहीं थी, कुछ नहीं था। बाथरूम नहीं जाया जाता था जी खुद से, बाथरूम नहीं कर सकता था मैं। पोर्ट पे कर वो दे देते थे मुझे एक, हाँ उसमें डालता था। बट हॉकी यार खेलोगे ये जैसे कब? बच्चों की हगीज होती हाँ है ना, समझ गया वो वैसे। पहनता था मैं। पर हॉकी जब, ये जुनून कब आया कि भाई खड़ा तो होना ही होना है लेकिन हॉकी खेलनी है? शुरू से ही कि? नहीं, जिस दिन मुझे वो डॉक्टर्स करके गए उस दिन था कि मुझे करना है। फिर मैंने कई हॉकी प्लेयर, पुराने हॉकी प्लेयर थे, इनकी इंटरव्यू सुनी। उन्होंने नाम तो चलो सीनियर है, क्या लेना। अब तो संदीप खत्म है, अब कभी जिंदगी में खेल नहीं पाएगा।
वो मेरे जहन में रहती थी। देखिए मैं बदले वाली भावना वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अरदास, अपनी प्रेयर भगवान के पास जरूर लगाता हूँ। नुकसान चाहे किसी का हो कि ना हो मुझे नहीं पता, वो बाबा जी देखेंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको जवाब तो फिर बाबा जी आप ही दोगे। अब मुझे हिम्मत दो कि मैं कुछ करके दिखाऊं। देखो बहुत से आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस पोजीशन पर आप बैठे हो, आपके भी हो सकता है 1 2 3 4 5 दुश्मन हो, आपकी टांगे खींच रहे हो। जो ऊपर चढ़ता है तो डेफिनेटली ये तो है नहीं है, सही आज बात। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये नहीं है कि ना उनके कोई उनके दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं। तो हर इंसान के होते हैं। तो लेकिन बात यह है कि आप बदले की भावना से लोगों के साथ जीते हो या आप अपने आप को निखारने के रूप में जीते हो, ये मायने रखता है। और फिर कितने टाइम बाद पहला मैच खेल पाए? मैं 2008 में पहला मैच खेला था। और सीधा फिर इंडियन टीम और फिर सीधा कैप्टन? नहीं, 2008 में मैं खेला था इंडियन एयरलाइंस की तरफ से। फिर उसके बाद इंडियन एयरलाइंस में पहला मैच खेला, हम खेले थे इधर हिमाचल में एक जगह है, इंडियन एयरलाइंस का एक मैच था। ऐसे ही ना पिल्ले धनराज पाजी, पिल्ले पाजी कहते कि टीम लेके चलते हैं। तो मैच कहाँ हुआ? केरी पे, लाल केरी होती ना, ऐसे था। मैं उस पर भी ड्रैग के गोल मार के आया पहले मैच में, पहले टूर्नामेंट में। वो आपको ये याद है कि उस टाइम जब आपने पहली बार वो मेरे को मतलब आंख भर आई होगी कि भाई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। खेला ठीक है, तब तक ठीक था। उसके बाद करते करते कैम्प में आया, इंडियन एयरलाइंस से टूर्नामेंट शुरू हुए। लुधियाना में भी, जलंधर में भी, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, बॉम्बे में भी, बेंगलोर में भी, चेन्नई में भी, हर जगह टॉप स्कोरर, हर जगह टॉप स्कोरर। उसके बाद इंडियन टीम का कैंप लगा, कैंप में आया, टीम में आया। पहला मैच अगेंस्ट अर्जेंटीना, और उस मैच में, पहले मैच में नेशनल एंथम हो रही है और मेरी टांगें ऐसे ऐसे कर रही हैं। पहले मैच में हैट्रिक। और उस मैच में मुझे रिक चार्ल्सवर्थ ने कहा था कि अर्जेंटीना का जो गोलकीपर है, आपने 3 गोल तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन अर्जेंटीना का जो गोलकीपर है वो ऐसे पोजीशन पे आता है तब वो भागता है। आगे कभी मैच आया तो फिर आया मैच, फिर स्कोर मारे 12 गोल। पाजी, अब आप हॉकी से जुड़े हुए हो किसी तरीके से? नहीं, मेरी एकेडमी है, मेरी एकेडमी है, फ्लिकर ब्रदर्स एकेडमी है। मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो नेशनल भी खेले हैं, नेशनल चैम्पियन भी हैं, स्टेट चैम्पियन भी हैं। काफ़ी मेरे एकेडमी के बच्चे खेलते हैं। लेकिन मुझे एक दुख रहता है कि मैं हॉकी में, चाहे मैं एक सीज़न खेला हूँ, चाहे मैं 13 साल खेला हूँ, चाहे मैं 1 ओलंपिक्स खेला हूँ, चाहे मैं 2 ओलंपिक्स खेला हूँ, चाहे मैंने 170 गोल मारे हैं, चाहे मैं अर्जुन अवार्ड जीता है, चाहे मैं कैप्टन रहा हूँ, चाहे हॉकी इंडिया लीग के लगातार 3 सीज़न में हाईएस्ट गोल स्कोरर निकला हूँ। मतलब चाहे आप परफॉर्मेंस लो में देख लीजिए, हाई में देख लीजिए, लेकिन एक दुख रहता है कि पहला एक खिलाड़ी हूँ जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, पहला एक खिलाड़ी हूँ जिसका वैक्स स्टैचू भी है राजस्थान के अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे मूवी आई है या मूवी नहीं आई है, मुझे हॉकी फेडरेशन से दूर रखा जाता है। आप ये देख लीजिए कि हॉकी इंडिया बने को कब बना है? 2008 में 8 में। पहला कैप्टन था। आज क्या साल है? 26, 18 एक साल हो गए। भी हॉकी इंडिया के फंक्शन में मुझे नहीं बुलाया गया। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के नाम से, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के नाम से अवार्ड रखे गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
रिकॉर्ड तो हमने भी बनाए हैं। बट ऐसा है क्यों? मतलब आप ही आई कोई हैव ऐसे नो कोई आइडिया, आई हैव कोई नो ऐसी कोई आपकी आइडिया, आई दुश्मनी हैव नहीं नो है? आइडिया और पाजी। जितना मैं लोगों को जानता हूँ, कोई ऐसा ऐसे बात नहीं कर रहा होता कि इनके खिलाफ कोई एजेंडा है या कुछ। नहीं, आई हैव नो आइडिया क्यों है, लेकिन मैंने कुछ फेडरेशन से 2 1.5 साल पहले बात करी, नहीं अब की बार बुलाएंगे, अब की बार बुलाएंगे। मैं चलो ठीक है, क्योंकि मुझे ये है कि यार अगर हॉकी में टच में रहूंगा तभी फायदा टच में अपना। अब मेरे पास जो हॉकी ड्रैग फ्लिक के गुण हैं, कोई दे सकते हो ना कितने लोगों को, मैं बच्चों को? आपको आज नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे स्किल्स हैं जो मैंने कोई किसी कोचिंग से या वर्ल्ड क्लास कोच से या मतलब किसी। वो आप जो आपने लाखों ड्रिल्स करे हैं, उससे आपने खुद ही छोटी छोटी नुआंस सीखी है ना। भाजी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, 2022 की एक बात बताता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए इंडियन टीम गई 2022 में बर्मिंघम, और मैं देखने के लिए गया एज अ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा की तरफ से मैं गया था। वहाँ पहुँच के इंडिया 4-1 से जीत रही है इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से। मैंने कहा ये ड्रॉ होगा या लूज़ करेगा मैच, 4-1 लीड करने के बावजूद भी हाफ टाइम के बाद। ऐसे क्यों? बता दिया मैंने, और 4-4 ड्रॉ हुआ। आप रिजल्ट निकाल लो, हाफ टाइम से पहले क्या था, हाफ टाइम के बाद क्या था। और ये मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे, मैंने उनको पहले बता दिया था। और इस साइड से इंग्लैंड अटैक मारेगा हाफ टाइम से पहले, यहाँ से। जो इनको आप देख रहे थे वो उनके कोच ने भी देख लिया। नहीं देखो, हाँ। अब भाई मैं उसको बता, जो लड़के ड्रैग फ्लिक करते हैं, मैंने उसको बोला कि इस एंगल से, इस तरीके से। अब सामने वाले गोलकीपर को आप तो वीडियो से ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं तो भाई खेलते हुए से ऑब्जर्व करता था। उस समय तो वीडियो भी नहीं होती थी। कौन से फुट से वीक है, कौन से हाथ ज़्यादा उठाता है, कौन से हाथ से, सारी चीज़ें नोट करते थे हम। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे रिलीज करना है, कैसे छोड़ना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब आप वो वही है ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, आप बाहर के गोरे कोच ला रहे हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गोरे कोच ला रहे हो तो अगर आपके पास खुद के पास टैलेंट है, आप ये देखो कि हमारे हिंदुस्तान में कितने अच्छे अच्छे ड्रैग फिकर हैं, सब कंट्री के उससे वो कर रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। मैंने सामने से बोला कि भाई मेरी सेवा चाहिए तो बताओ, सामने से बोला फेडरेशन को, पर कोई कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि क्या इवन मतलब जो मेरी टीम पार्टनर, मैं उनकी कैप्टनसी में भी खेल रहा हूँ, वो मेरी कैप्टनसी में भी खेले हैं, मैंने उनको भी बोला। इससे बड़ा हिंट नहीं दूंगा मैं। और बात सिर्फ एक्सपीरियंस की नहीं है, बात मतलब नहीं सिर्फ अपने हॉकी मैं एक्सपीरियंस आपको प्लस लाइफ मैं आपको एक्सपीरियंस। अपने बताता हूँ, मैंने अपने भतीजे को ड्रैग फ्लिक सिखा रहा हूँ, मेरे विक्रम पाजी के बेटे को। पिछले साल और इस साल में इतना फ़र्क है कि पिछले साल जब वो स्टेट हुई, जूनियर स्टेट, तो उसके 1-2 गोल थे। इस स्टेट में वो हाईएस्ट गोल स्कोर निकला। कितना बड़ा है भाई? वो है 16 साल का है। भाई पहले ही पॉडकास्ट बुला लो, इंडियन टीम को कैप्टन आने वाला है एक और। आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था ना 2010 वाला, हमारा तो ड्यूटी वहीं लगी हुई थी। अब बीच बीच में तो इंडिया के मैच होते तो उसमें थोड़ा क्राउड आ जाता, बहुत हल्ला होता, पर हमारा काम तो पूरे दिन है। 2 हफ्ते का वर्ल्ड कप है, 3:30 बजे मैच शुरू होना, 3 मैच हैं हर रोज। बैठे हुए यहाँ, और काम भी शुरू हो गया, तो फिर 1-2 दिन के बाद जब सब सेट हो गया और तो कुछ क्या था ना कि आपका पहला था वो वर्ल्ड हाँ, कप, हाँ, मतलब एज अ हाँ, बिग हाँ, इवेंट पहला हाँ, था। हाँ। पर 2-3 दिन के बाद अब आप बैठे हो, आपको वहां रहना है, प्रॉब्लम होगी तो आपको कुछ करना नहीं, चलो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बलबीर सर उन दिनों सीनियर उनको बुलाया था फर्स्ट मैच के लिए एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। जो आए उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत बेचारे उस टाइम मतलब काफ़ी एज हो गई थी, और उस समय 10 में, मतलब उनकी वो पूरे हुए 22 में ना, हाँ 21-22 में, 21-22 में, हाँ। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उनका पोता दोता उनके साथ आया। हाँ, मेरा अच्छा फ्रेंड है वो, कबीर की बात कर रहे हो? तो कबीर मेरा तो वही बचपन का ट्रैवल करता था। कबीर मेरा बचपन का स्कूल फ्रेंड निकला। हमने 12वीं के बाद स्कूल, मतलब वी लॉस्ट टच, और वो आया, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कहते हैं मेरे तो नाना है, बलबीर सर तो मेरे नाना है। तो वो वहाँ पे ना रोज आते थे मैच देखने, और हमारे पास कुछ करने को होता नहीं था, तो उनके साथ बैठ के कहानियां सुननी। 7-8 दिन हमने, मतलब 6-6 7-8 घंटे उनके साथ बैठ के, मतलब उनके जब इंडिया के मतलब पीक पे
जो हॉकी की कहानियां, जब हमारा एक ही स्पोर्ट था तब की सुनी। मतलब, और मैं कह रहा हूँ कि इवन हम जो कि स्पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, खेलने से इतना सीख सकते थे। तो जिस आदमी का इतना एक्सपीरियंस है, जिसने अपना इस लेवल पे कोई खेला है, उससे कितना सीख सकते हैं आप? एक्चुअली में क्या है कि जब आपका, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से बंदे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत से। आप हिंदुस्तान में आप सर्च करोगे ना, लाइन वाइज मेल फीमेल बहुत निकल जाएंगे। अब उसमें से मोस्टली क्या है, आपकी कहानी उठाई, पब्लिक में बोल दी, हिट हो गई। इनकी कहानी उठाई, पब्लिक में बोली, हिट हो गई। इनकी कहानी उठाई, पब्लिक में बोली, हिट हो गई। बोलने का तरीका है। लेकिन जिस इंसान ने खुद जी है, अगर वो लोगों को अपनी जिंदगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी की बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम थोड़ी आई है, या एक चीज़ से ओवरकम थोड़ी किया है मैंने। बहुत से ऐसी ऐसी इंजरीज, ऐसे ऐसे मतलब समय जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे आई थिंक मेरे लिए तो पता है, लेकिन आपके लिए बहुत ऐसी स्टोरी होगी जो आपने सुनी नहीं होगी, मेरी जिंदगी कहानी, और वो बिल्कुल। रियलिटी में हुई है। तो अगर ये वैसे ही जो ड्रैग फ्लिक को, जिसको ने कभी जिंदगी में फेंकी नहीं है, अगर उसने फेंकी है तो वो, उसका क्या है, उसको तो यहाँ से वीडियो मिल गई, उसको देख के फेंक ली, वहाँ से वीडियो मिल गई, वहाँ से देख के फेंक ली। अब जिस बंदे ने खुद हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली किस तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल गोल मारना है, यार मैं अगर इस एंगल से चलूंगा, इस एक्शन से मारूंगा, तो इस एक्शन से मैं राइट भी मार सकता हूँ, लेफ्ट भी। गोलकीपर को जजमेंट नहीं होगी। मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। उसको पता नहीं किस साइड से आ रहा है। मान लो मैंने सीधा खींचा, मैं उधर भी फेंक सकता हूँ, इधर भी फेंक सकता हूँ। अगर आपका एक्शन ही ये है, आप इस एक्शन पे यहाँ फेंकोगे, इस एक्शन में वहां फेंकोगे, तो तो गोलकीपर तो आइडिया, रीड करेगा, हाँ। तो वो वीडियो देखेगा। अब उसका क्या होगा, देखते हैं, इस इधर गया तो मैं इधर आऊंगा, इधर गया तो मैं इधर जाऊंगा। जैसे आप उसको रीड कर रहे हो, वो आगे आएगा कि नहीं। ठीक है। तो वो अब मैं उस चीज को वीडियो से थोड़ी देखता था, वो मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन थी। अब जो कोचिंग देने आते हैं, वो कहाँ, वो तो वीडियो से सीख के आते हैं। मैं देखो, फेडरेशन इसमें ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, बहुत इस चीज़ को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे वही कोच होते थे ना, जो गिल कोच पटियाला वाले, वो बोलते थे, कहते यार मैं पहला टूर्नामेंट खेल के गया, 12 गोल करके गया, तो मैं बड़ा खुश, मैं मिठाई लेके गया उनके लिए, हाँ, सर ऐसे ऐसे। कहते काके एक गल याद रखी, आ जेडे 12 गोल ने ना, ये संघ च ना अड़ जान। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जो तूने 12 गोल किए हैं, ये ना हो कि बस यही रह जाए, अब इसको मेंटेन भी करना है, इससे आगे भी जाना है। बढ़ना। मुझे ऐसी जैसी बात है। कहते देख, पानी की बाल्टी होती है ना, उसमें हाथ डाल। जी ठीक है। कहते हाथ की जगह जो पानी था वो खाली हो गया, हाथ आ गया। मैं हाँ जी। उसको निकाल, अब मैं निकाल लिया। कहता वो पानी जगह खाली रही। मैं नहीं, वो पानी आ गया। कहता है ऐसे इंडियन टीम है, जितना टाइम रहेगा तो रहेगा, जिस दिन चला गया तेरी जगह कोई और ले लेगा। ये नहीं है कि तेरी वजह से इंडियन टीम चल रही है, लेकिन जितना चिर खेल, सिर नीचे करके, कॉलर नीचे करके, उनकी सोच ये थी। चलो पाजी, बहुत टाइम ले लिया। बस मैं एक लास्ट ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत यंग लोग, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, अपने अपने लेवल में, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन सबने कोई बहुत टफ जर्नी करी होती है टू अचीव व्हाट दे हैव अचीव्ड। आपकी तो प्रॉब्ली टफेस्ट कहूँगा, लेकिन आप कोई यंग प्लेयर्स, यंग एथलीट्स, उन लोगों के लिए एक मैसेज दे सको अगर, तो वो क्या होगा? और दैट वुड बी माय लास्ट। हमने 2 घंटे ले लिए बाजी के। कोई बात नहीं। एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा। देखो, पुराने बुजुर्ग कहते थे वैसे तो, कि पिता के पैसे पर ऐश ना हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने पैसे से पिता को ऐश करानी ना, ये बेटे के हाथ में होता है या बेटी के हाथ में होता है। तो हमें वो काम करना है जिससे कि आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं, ना कि आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाएं। तो इस तरीके के काम करें यंगस्टर्स जो हैं। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और कभी भी ये नहीं है कि मुझे वो बनना है। अगर आपका
लाइफ गोल है, उस लाइफ को गोल को अचीव करने के लिए भी आपको डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल बनाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बिना गोल बनाए तो बिना ऐसा रहेगा कि आप हवा में तीर मार रहे हो, लग गया तो ठीक लग है। गया, हाँ। तो हमें वो चीज़ करके चलना पड़ेगा। और हमारे जो सहूलतें हैं, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, चीज़ें हैं, ये उतना यूज़ करो और अपने लाइफ में ना थंब रूल बनाओ। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन फिर भी नहीं बता रहा नहीं, हूँ। थंब रूल इसलिए क्योंकि थंब रूल ये है कि आप उस रूल को फॉलो करें। जैसे मेरी लाइफ में मेरा थंब रूल था, मैं स्टेडियम के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाता था। हम्म, अब उस रूल को बनाएंगे तभी तो हम फॉलो करेंगे। अगर हमारा थंब रूल ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? तो ये जब तक आपने थंब रूल नहीं बनाए तब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। डिसिप्लिन नहीं आएगा तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। मेरे को लगता है आपके साथ 5-6 घंटे और भी बात करते रहें तो ज्ञान और मिलेगा। बट पाजी मतलब आई थिंक एक गोली लग के पैरालाइज होने से के बावजूद, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या रातें हैं, क्या दिन। अब मतलब 1-2 घंटे में बोलना बहुत क्या ही बहुत मुश्किल होता है कि एक एक आपने जो एक एक मिनट बिताया होगा उस पेन में, फिर उस जो आपने एक बांध ली बात की अब लोगों को प्रूव करना है, वापस खेलना है, फिर वहां से वापसी करी, फिर उस लेवल की कभी कभी इंजरी के बाद, नॉर्मल इंजरी के बाद, एसीएल के बाद लोगों की वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती। नहीं करते। वापस आके इंडिया को वापस आपने ओलंपिक्स में जितवाया, मतलब पहुंचाया। और अब मुझे वही मैं जो बात हमने शुरू में की थी कि 2008 से 12 का जो पीरियड था, उसके वजह से आज मुझे लगता है कि हमारी हॉकी वापस खड़ी हो पाई है। वो बिल्कुल पीरियड बहुत क्रिटिकल सही था। ऑब्जर्वेशन है आपकी। हम हम प्लेयर्स पे भी मेहनत करी, उसके बाद पैसा भी आया हॉकी में, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, हॉकी इंडिया ने भी उसको अलग बहुत तरीके से उठाया। हर खिलाड़ी, फेडरेशन, गवर्नमेंट, देखो स्टेप बाय स्टेप चलती रही तो आज अचीव किया। आप एक दिन में ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बन हाँ, अब सकते। देखो 2 बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स आए हैं, तो एक तरीके से हमारा पुराना स्पोर्ट है हाँ, और उसकी ग्लोरी आनी बहुत ज़रूरी है, और उसके उस हिस्ट्री में आपका नाम है। टीम गेम में कंपटीशन हेल्दी होगा तो टीम इम्प्रूव करती है। कंपटीशन एक खिलाड़ी से या एक फेडरेशन मेंबर से या किसी ने, ये टीम गेम है तो ये सब लोग हेल्दी कंपटीशन में चलेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो वो किया 8 से 12 का जो पीरियड था, उस समय हमारे खिलाड़ियों ने जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल आज रिजल्ट है। और इसको ये कंटिन्यू कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, खिलाड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बिग क्वेश्चन यहीं वो आता है जो मैं पॉइंट बताया था कि हमें एक पोजीशन पे 2-2, 3-3, 4-4 खिलाड़ी रखने पड़ेंगे कि रिप्लेसमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फाजी। So guys, if you like this podcast, please consider subscribing to my page. Of course, like करो यार, कुछ comments लिखो, बताओ कि किस और गेस्ट को बुलाएं। We are covering all of sports industry, business of sport, administrators, players. बताओ कि किसको बुलाएं। अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ पॉडकास्ट, बट करो बड़ा फिर।